आज हमारे साथ एक युवा, हमारे दोस्त, हमारे साथी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जनाब विष्णु शंकर जैन साहब। आपने इस इतनी युवा अवस्था में ही कई देश के विवादित मसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, कुछ शहरों की सिविल कोर्ट में चैलेंज किया, और आपकी रिसर्च, आपका पेपर, आपकी जो अपील पिटीशन होती है वो इतनी तार्किक, इतनी लॉजिकल, इतनी रीजनिंग, इतने रेफरेंस के साथ होती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी उससे ज्ञान मिलता है। श्री विष्णु शंकर जैन साहब, आपके पिताजी भी देश के जाने माने वकील रहे हैं, राम जन्मभूमि में भी उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन विष्णु शंकर जैन साहब ने 2015 में ये जो ताजमहल नाम की चीज है, जिसे बताया जाता है कि ये शाहजहां ने बनवाया था और ये उसकी प्यार की निशानी है, मैं उसे प्यार की निशानी कम ही कहता हूं, मैं कहता हूं ये तकलीफ की निशानी ज्यादा है। विष्णु शंकर जैन जी ने आगरा के सिविल कोर्ट के अंदर इस बात को चैलेंज किया, और कमाल की बात देखिए कि विष्णु शंकर जैन साहब ने कहा कि ये जो ताजमहल है ये ताजमहल नहीं है बल्कि ये शिव मंदिर है। इसमें भारत सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि एएसआई उनके अंडर में आती है, केंद्र सरकार ने अपना जवाब दिया है कि नहीं नहीं नहीं, ये शिव मंदिर नहीं है, ये विष्णु मंदिर है। और कमाल की बात देखिए, ये भी उन्होंने कहा कि हाँ, ये शाहजहां ने नहीं बनवाया है, ये केंद्र सरकार का जो 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 वकील साहब या जो संस्था उनको रिप्रेजेंट कर रही है, उन्होंने अपना एफिडेविट इस पे दिया है। इसी तरीके से दिल्ली में एक बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, उसे पुरातत्व महत्व का भी घोषित कर दिया गया है, कुतुब मीनार। अब यूं तो जब इन सब सब्जेक्ट की बात होती है तो लोग समझते हैं कि कुछ हिंदूवादी संगठन, कुछ लोग जो है भावनाओं में बह के इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन जब कोर्ट में बात होती है तो वहां भावनाएं नहीं होती, वहां तथ्य और तर्क और लॉजिक और रीजन होता है। इस कुतुब मीनार के अंदर कमाल की बात है, और मैं कहता हूं कोर्ट कचहरी की बात छोड़ दीजिए, एक आम आदमी की हैसियत में भी अगर आप जाएं तो ये जो कुतुब मीनार है, जिसको कहा जाता है कि गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, यानी पूरा का पूरा इतिहास, मुगल जितने भी आए, चोरी डकैती लूट झूठ के अलावा कुछ और मिलता ही नहीं है। कुतुब मीनार की जो वहां उसके अंदर अहाते में जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनी हुई है, उस मस्जिद के अंदर जो लिखा हुआ है, वहां खुद ही लिखा हुआ है कि ये 27 जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई। अब आप सोचिए कि खुद वहां लिखा हुआ है, एएसआई का बोर्ड लगा हुआ है, वो भी इस बात को कहता है कि ये 27 जैन मंदिरों को तोड़ के बनाएगा। उसके बावजूद भी इस देश में गुंडागर्दी है, क्योंकि आप मुसलमान हैं तो सरकार भी डरेगी, संविधान भी डरेगा, सुप्रीम कोर्ट भी डरेगी। और आप इसलिए डरेगी क्योंकि आपको सिर्फ एक ही फन आता है, लूटपाट, दंगा और मारकाट। तो मैं मानता हूं कि भारत का कानून, भारत का संविधान, भारत की पुलिस, भारत की न्याय व्यवस्था क्या इतनी कमजोर है कि अगर कुछ लोग इस देश की सभ्यता को, इस देश की सिविलाइजेशन को, इस देश के सरोकारों को, संस्कृति को नष्ट करे, और उसको अगर तार्किक रूप से कोई लड़ाई लड़े तो भी लड़ेंगे, और कोई पॉलिटिकल पार्टी कहे तो भी लड़ेंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि इस दौर के युवा लोग इन बातों को समझ रहे हैं, और उसका जो महत्व है, यानी महत्व यह है कि जब तक आपको अपना इतिहास नहीं पता होगा, जब तक आपको अपने पूर्वजों के बारे में नहीं पता होगा, तो आप अपने वर्तमान में उस गर्व के साथ नहीं जी सकते। अगर आपको ये झूठ बोला गया है कि आपका तो पूर्वज गुलाम थे और आपने तो कोई मंदिर की रक्षा करने वाला नहीं था, आपके यहाँ कोई पुरुषार्थी नहीं था, तो उससे जो वर्तमान पीढ़ी होती है वो कुंठा में, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में, ऐसे एहसास से कमतरी में रहती है। तो किसी भी एक जिंदा कौम को रहने के लिए उसकी इतिहास को सही बताया जाए, अगर वो थोड़ा खराब भी है तब भी बताया जाए, लेकिन आपका इतना ग्लोरीफाई और इतना ग्लोरियस इतिहास है, उसको आप इतना डिमीन करके बताएं तो कुंठा होती है। लेकिन मुझे खुशी है कि विष्णु शंकर जैसे युवा लोग अपनी बात को सिर्फ कोर्ट में भावनाओं पे नहीं रखते। मैंने खासतौर से जो मथुरा के अंदर, जहां मुसलमानों ने कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर एक ईदगाह बना रखी है, एक फ्रॉड एग्रीमेंट करके बना रखी है, उसकी कई डिबेट जब मैंने सुनी तो विष्णु शंकर जैन को मैंने अक्सर देखा
कि विष्णु शंकर जैन अपनी बात में कोर्ट में क्या कागज लगाना है क्या नहीं लगाना है, लेकिन जब मैंने डिबेट में देखा तो उसमें भी जो बेवकूफ किस्म के जिहादी आते हैं वो अतार्किक बातें करते हैं, इलॉजिकल बातें करते हैं। उनके एक एक बात का जवाब किस किताब से लिया, ये किताब किसने लिखी है, इस किताब का पेज नंबर क्या है। तो मैं मानता हूं कि आज की पीढ़ी के लिए विष्णु शंकर जैन जैसे लोग एक इंस्पायरेशन हो सकते हैं। नए युवा जो इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, अगर वो कुछ ऐसे मुद्दों को लेंगे तो मैं समझता हूं कि लंबी लड़ाई होगी। बाकी छोटे छोटे मुकदमे, हार जीत, ये सब चलता रहता है। विष्णु शंकर जैन जी को मैंने खासतौर से इसलिए दावत दी है कि आज देश में बहुत कुछ बड़ा गर्म माहौल है और हम जगह जगह देख रहे हैं कि कहीं मजार पैदा हो जाती है। हरियाणा के अंदर एक पूरा सिलसिला चल पड़ा है, यहाँ मजार पैदा हो गई, वहां मजार पैदा हो गई, यहाँ मस्जिद बन गई। और फिर कुछ फ्रॉड किस्म के लोग जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं वो बताते हैं कि साहब देखिए अहमदाबाद के पास ये जो मजार सड़क के किनारे, ये 100 साल पुरानी मजार थी और 100 साल पहले कौन सा पीर मरा था, कहां से वो पीर आया था। इस तरीके के झूठे मक्कारों ने चारों तरफ फैला रखा है और उसके ऊपर पीर के पास 2 फकीर बैठ जाएंगे और वहीं पे उर्स होने लगेगा और हिंदुस्तान का हिंदू जो है वो ये सोच के डरता है कि भाई ये बनी रहने दो। लेकिन ये जिस तरीके की इग्नोरेंस हिंदुओं में है, ये बनते 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 अब ये चौराहे चौराहे बनने लगी। इलेक्शन कमीशन के सामने बन गई, फिर रेड क्रॉस जो पार्लियामेंट के सामने वहां बन गई, फिर आपने वहां एयरफोर्स भवन के सामने बना दी। तो ये एक तरीके का माफिया सिस्टम चल रहा है इस देश के अंदर कि आप जमीन को भावनात्मक तौर पे, मजहबी तौर पे बना दो और फिर जब उसको कोई उठाओ तो उसको आप रिएक्शन करो कि साहब यहाँ तो मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, यहाँ मुसलमानों का पीड़न। तो इस बैकग्राउंड में, इस पस मंजर में हम आज की बहस चाहते हैं कि विष्णु शंकर जैन साहब ने जिस तरीके से 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है कि भारत की संसद कैसे कोई कानून बना सकती है कि किसी लुटेरे की लूटी हुई प्रॉपर्टी, जिसकी प्रॉपर्टी का मालिक है, आप कहें कि नहीं ये लुटेरे ने लूट ली है, अब इसकी यथास्थिति बनाए रखिए। इसी तरीके से कई और मुद्दों पे भी है, लेकिन एक मुद्दा जिससे शायद देश जानता तो है लेकिन उसकी बारीकियां नहीं पता है। और 1995 में वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट बना और फिर 2013 में जिस तरीके की मैं समझता हूं कि 2006 में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री आई थी और जिन लोग उस माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को चला रहे थे वो कौन लोग, जिहादी लोग थे, सबको मालूम है रहमान साहब क्या काम करते हैं और क्या है वो। तो उन्होंने किस तरीके से इसको एक कानून में कन्वर्ट कर दिया। तो ये वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट, वक्फ प्रॉपर्टी कानून, इसकी कुछ हिस्ट्री जो है मैं समझता हूं आजादी से पहले की भी है, उसके बाद हुआ, फिर 56 में हुआ, फिर 95 में। लेकिन आज ये देश के लिए खतरनाक क्यों है और क्या सेकुलर भारत के अंदर इस किस्म का कोई कानून बनाया जा सकता है? ये तो हम जानते हैं पुरानी सरकारों ने सब कुछ करा, लेकिन देश को अवेयर करना, देश को सही तथ्यों पे सही बात बता देना, उसके बाद देश तय करेगा कि हमें इसके बारे में क्या करना है। लेकिन विष्णु शंकर जैन जी आज उस वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट जो 2013 में कानून बना, उसकी बारीकियां क्या हैं और उसमें देश को और इस राष्ट्र को क्या खतरा है, इस बारे में तफसील से विस्तार से बताएंगे विष्णु शंकर जैन जी। आपने अपने इस वकालत के समय में से समय निकाला और आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और इस प्लेटफॉर्म का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है उसको बुलाएं और वो समस्या लोगों को आसान शब्दों में समझा सके। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में आपके पास जो भी जानकारी है उसको जिस भाषा में आप समझाते हैं वो इतनी आसान भाषा होती है कि एक आम आदमी को समझ में आता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। विष्णु शंकर जैन जी, आप अपनी बात रखें। सर्वप्रथम धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। हम सबके गुरु, जगत गुरु, परत्तर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले के चरणों में मेरा नमन। हिंदू हृदय सम्राट माननीय पुष्पेंद्र कुलशेखर जी ने, आपने आज मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और मुझे ये अवसर दिया कि मैं वक्फ एक्ट 1995 पे अपनी बात रखूं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है कि आज मैं आपके चैनल पे अपनी बात रख सकता हूँ और मुझे बहुत खुशी होगी अपना जो रिसर्च है, जो डेटा है, जो अपना काम है, वो आपके और आपके दर्शकों के साथ शेयर करके, और उम्मीद करूंगा कि जो रिसर्च हमने की है ये इस देश का समाज, इस देश की कौम आगे लेके जाएगी और जो बात हम रख रहे हैं वो लोगों तक जाएगी और जो इनजस्टिस हो रहा है पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा उसको लोग रेक्टिफाई करने के लिए आवाज उठाएंगे। सबसे पहले वक्फ एक्ट 1995 की जो आपने बात रखी है, इसमें मैं बताना चाहता हूं इसमें बहुत रिसर्च हुई है वक्फ एक्ट 1995 और उससे पहले। और अगर वक्फ का हम कॉन्सेप्ट समझें
मैं सारी धाराओं पे आऊंगा। सबसे पहले मैं मूलभूत समझाना चाहता हूं कि वक्फ का कॉन्सेप्ट क्या है। वक्फ वही कर सकता है जो किसी प्रॉपर्टी का मालिक हो, जो उसका ओनर हो, जिसके पास उसकी क्लियर ओनरशिप है, वही वक्फ को डेडिकेट कर सकता है अल्लाह को। और जब ये मैं इस्लामिक लॉ की बात कर रहा हूँ, शरिया लॉ की बात कर रहा हूँ। और जब वक्फ डेडिकेट हो जाता है अल्लाह को, उसके बाद उस आदमी का राइट उस प्रॉपर्टी से खत्म हो जाता है, एक्सटिंग्विश हो जाता है। उसके बाद वो उसको टच भी नहीं कर सकता। तो इसमें दो जजमेंट्स हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जज थे माननीय जस्टिस सुधीर अग्रवाल साहब, उन्होंने दो बहुत ही लर्नेड जजमेंट्स दिए हैं इस पे, और उसका साइटेशन में मैं बताऊंगा कि कोई भी दर्शक उसको गूगल पे भी पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। पहला जजमेंट है महमूद हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये 23 फरवरी 2018 को डिलीवर हुआ है इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा। जस्टिस सुधीर अग्रवाल इसके ऑथर हैं। और दूसरा जजमेंट है मैसर्स रामेश्वर राम गोपाल वर्सेस 10th एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कानपुर। ये 2013 एससीसी ऑनलाइन इलाहाबाद पेज नंबर 13671 पे मौजूद है। ये दो जजमेंट्स हैं। अब इसमें इन दोनों जजमेंट से बात क्या निकल के आती है, मैं वो बात आपके सामने रखना चाहता हूं, और उसके बाद वक्फ एक्ट पे आऊंगा। सबसे पहली बात, जस्टिस सुधीर अग्रवाल साहब जो जजमेंट के ऑथर हैं, उन्होंने वक्फ का कॉन्सेप्ट निकाला कि वक्फ का कॉन्सेप्ट है क्या। और उन्होंने ये कहा है, पैरा 9 पे मैं उसको पढ़ के बता भी देता हूं, सरल भाषा में समझा भी दूंगा, दैट द क्रिएशन ऑफ वक्फ was held valid and lawful by Prophet Muhammad. It is said that this rule was laid down by Prophet Muhammad, Prophet himself, and handed down in succession by Ibn Abu Nafi and Ibn Umar. Umar got piece of land in Khyber. उमर को एक जमीन का टुकड़ा मिला था खैबर में। Whereupon he came to the Prophet, और उन्होंने प्रॉफिट से आके पूछा कि क्या इसका मैं क्या करूं। जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा, इफ यू लाइक यू मे मेक अ वक्फ ऑफ इट, आप इसका वक्फ बना ले एज इट इज and bestow it in benefication. Omar thereupon bestowed it in charity on his relatives, the poor and the slaves, and in the path of God and the travelers, in a way that the land itself might not be sold nor conveyed. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमर ने कहा कि उन्होंने ऐसी वक्फ बनाई कि ना वो बेची जा सके, ना कन्वे करी जा सके गिफ्ट से, ना इनहेरिट की जा सके। मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ संपत्ति हो जाती है तो आप उसको किसी तरह से एलिनिएट नहीं कर सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑलरेडी जो वक्फ का कॉन्सेप्ट है इस्लामिक लॉ के स्कॉलर्स हैं उन्होंने लिखा हुआ है। जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने अपने जजमेंट में वो सारे बुक्स और कमेंट्रीज को रेफर करके यहाँ पे लिखा है। इसके बाद इसमें कैलकाटा हाईकोर्ट का भी बहुत ही डिटेल्ड जजमेंट है। तो पॉइंट जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अब इस परिप्रेक्ष्य में आज के मौजूदा वक्फ एक्ट को देखें तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कैसे वक्फ एक्ट 1995 एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है लोगों की प्रॉपर्टी हड़पने। और अगर मुझे जरा सी इजाजत दें तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं वक्फ एक्ट का देना चाहूंगा, क्योंकि आपने उसका जिक्र किया था, तो लोगों की नॉलेज के लिए भी ये जरूरी है कि ये वक्फ एक्ट का ओरिजिन कहां से हुआ और ये आज इसकी क्या स्थिति है। तो जो मैंने आपको बताया इस्लामिक लॉ का मेन मूलभूत सिद्धांत, प्रॉफिट मोहम्मद की बात मैंने जस्टिस सुधीर अग्रवाल के जजमेंट से बताई है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इंडिया में वक्फ एक्ट का कंसेप्ट आया है जब से मुस्लिम रूल इंडिया में डेवलप हुआ और मुगल काल में। इसके बाद सबसे पहले वक्फ एक्ट का जो कॉन्सेप्ट है हमें मिलता है फतवाए आलमगीरी, जो औरंगजेब के जमाने में लिखी गई थी। और इसमें ये कॉन्सेप्ट था कि जो सुल्तान है, जो उस समय का बादशाह था, वो सारी वक्फ संपत्ति को मैनेज करता था, देखता था। और उसने इसके लिए 3-4 टायर सिस्टम बना रखा था, जिसे कहते हैं सुल्तान पहले से पूरे वक्फ को मैनेज करता था। सेंट्रल लेवल पे सदर उस सदर बोलते थे इसको, प्रोविंशियल लेवल पे सदर ए सूबा बोलते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सदर ए सरकार बोलते थे, और लोकल लेवल पे काजी उसको डील करते थे, और इंडिविजुअल वक्फ को मुतवल्ली डील करते थे। ये कॉन्सेप्ट था औरंगजेब के टाइम पे फतवा आलमगीरी में। उसके बाद 1810 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने एक एक्ट लाया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसके तहत सारी वक्फ संपत्ति उस समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देखता था, चाहे हिंदू वक्फ हो चाहे मुस्लिम, चाहे हिंदू ट्रस्ट हो चाहे मुस्लिम वक्फ हो। इसके बाद बंगाल रेगुलेशंस आए, बंगाल रेगुलेशंस 19 of 1810, जिसे कहते हैं बंगाल चैरिटेबल इंडोमेंट पब्लिक बिल्डिंग एंड एस्टेट्स रेगुलेशन 1810। इसके तहत वक्फ और हिंदू संपत्ति का पूरा ब्यौरा और मैनेजमेंट किया जाता था। इसके बाद क्योंकि ये सिर्फ बंगाल के लिए था, अवध के लिए स्पेशल एक्ट आया। जब अवध अनेक्स हो गया 1856 में,
तो एनेक्सेशन ऑफ अवध के बाद ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया 1857 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी चीजें आ गई ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय की एक्ट्स लाई वक्फ को डील करने के लिए, जिसमें उन्होंने रिलीजियस एंडोमेंट्स एक्ट बनाया 1863, अवध लॉज एक्ट बनाया 1876, पंजाब लॉज एक्ट बनाया 4 ऑफ 1872, और लखनऊ का एक एरिया हुसैनाबाद, उसकी वक्फ संपत्ति को मैनेज करने के लिए हुसैनाबाद एंडोमेंट एक्ट 1878 बनाया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, एक कॉन्सेप्ट है वक्फ में, वक्फ अल औद, वक्फ अल औलाद, वक्फ अल औलाद। इसका मतलब है कि अगर कोई आदमी वक्फ करना चाहता है और वो अगर अपने परिवार को वक्फ करता है, समाज को नहीं, अगर वो परिवार को वक्फ करता है तो उसे कहते हैं वक्फ अल औलाद। तो वक्फ अल औलाद अगर कोई करता है तो उसको प्रीवी काउंसिल ने उस समय कहा कि गलत है, ये इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट है। वक्फ आप हमेशा समाज को कर सकते हैं, अपने लोगों को कर सकते हैं, अपने घर के बीच में अगर आप संपत्ति ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको वक्फ का नाम नहीं दे सकते हैं। और प्रीवी काउंसिल का जजमेंट आया अबुल फतह मोहम्मद वर्सेस रसमैया 22-1A-76, प्रीवी काउंसिल ने होल्ड किया कि वक्फ अल औलाद गलत है। इसके अगेंस्ट मुस्लिम समाज में बहुत रोष था, वो लॉर्ड कर्जन के पास गए, उन्होंने विरोध किया कि वक्फ अल औलाद को सही घोषित किया जाए। उसके बाद वैलिडेशन एक्ट आया, वैलिडेशन एक्ट आया 1913 में, जिसमें वक्फ अल औलाद को माना गया, वैलिड माना गया। और ये वैलिडेशन एक्ट आया है 7 मार्च 1913 में। ये हिस्ट्री देना वक्फ की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं जो बात बताऊंगा तो वो उसमें बहुत क्लैरिटी आएगी। इसके बाद मुसलमान वक्फ एक्ट आया 1923, 5 अगस्त 1923 को मुसलमान वक्फ एक्ट पूरे ब्रिटिश इंडिया में लागू हुआ, और 1948 में इसी में अमेंडमेंट हो गया और वर्ड ऐड हो गया, ऑल प्रोविंस ऑफ इंडिया, मतलब पूरे भारत में 1923 का एक्ट लागू रहेगा। और इसके बाद अलग अलग प्रोविंस, अलग अलग 4-5 राज्य थे, उन्होंने अपने अपने कानून बनाए। अल्टीमेटली वक्फ एक्ट 1954 आया, वक्फ एक्ट 1984 आया, और उसके बाद वक्फ एक्ट 1995 आया, जो इस समय इन ऑपरेशन है, और इसमें 2013 में भी कुछ अमेंडमेंट हुई। तो ये इस वक्फ एक्ट का बैकग्राउंड है। अब वक्फ एक्ट की वो कौन सी खतरनाक धाराएं हैं जो हिंदू समाज को, हम सबको बहुत ज्यादा पीड़ा देती हैं, अफेक्ट करती हैं, और एक इंस्ट्रूमेंट बन गई हैं प्रॉपर्टी को कब्जा करने का, और एक इंस्ट्रूमेंट बन गई है शरिया लॉ के भी खिलाफ। तो मेरी बातों को दो चीज से एनालाइज करिएगा, वक्फ एक्ट कैसे शरिया लॉ के खिलाफ है, और वक्फ एक्ट कैसे इस देश के संविधान के खिलाफ है। मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। और अपनी बात को रखने से पहले सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो वक्फ एक्ट 1995 है, वक्फ एक्ट 1995, पहली बात, ये बियॉन्ड लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। ये बात हमने सुप्रीम कोर्ट में भी अपने रिट पिटीशन के द्वारा कही है। बियॉन्ड लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस जब मैं कहता हूं, इसका मतलब है कि कोई भी एंट्री, संविधान की कोई भी एंट्री, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, उसमें कहीं भी वक्फ शब्द यूज नहीं। तो हमारा आर्गुमेंट ये है कि पार्लियामेंट को वक्फ पे लॉ बनाने की पावर नहीं थी जब तक कि वो लिस्ट में ये पावर अपने आप को ना देती बाय अमेंडमेंट। ये बात हमने कही है। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं वक्फ ट्राइब्यूनल को भी कहता हूं कि वक्फ ट्राइब्यूनल भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके लिए कोई भी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है पार्लियामेंट को लॉ बनाने की। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस एक बहुत ही टेक्निकल आर्गुमेंट होता है, और इसका परिप्रेक्ष्य यह है कि पार्लियामेंट उन्हीं सब्जेक्ट्स पे, या राज्य सरकार या केंद्र और राज्य सरकार उन्हीं सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती हैं जो संविधान की एंट्रीज में हो, चाहे एंट्री 1 हो, चाहे एंट्री 2 हो, चाहे एंट्री 3 हो, उस पर कानून बनाया जा सकता है। और अगर उसमें एंट्रीज में वो सब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो आप उसमें कानून नहीं बना सकते हैं। पर जब भी ये आर्गुमेंट किया जाता है तो हमेशा केंद्र सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट में आके एक बात कहते हैं, रेसिड्यूरी पावर, कि अगर उसमें नहीं भी है तो हम रेसिड्यूरी पावर्स में बना सकते हैं। अगर रेसिड्यूरी पावर के आर्गुमेंट को 1 मिनट के लिए हटा दें तो डायरेक्ट वक्फ पे कानून बनाने की पार्लियामेंट को या राज्य सरकारों को कोई भी पावर नहीं। ये मेरा आपके सामने सबमिशन। अब अगर इस परिप्रेक्ष्य में इस वक्फ एक्ट 1995 को देखा जाए जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर कानूनी है, तो इसमें आप देखेंगे कैसे कैसे गड़बड़ी है। मैं सबसे पहले डेफिनेशन में आता हूँ, क्योंकि अगर किसी भी एक्ट को पढ़ना है तो उस एक्ट में जो चीज डिफाइन की गई है वो बहुत जरूरी है। अब सेक्शन 3R जो वक्फ एक्ट का है, सेक्शन 3R वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
वक्फ एक्ट का सेक्शन 3R बहुत इंपॉर्टेंट है। और 3R क्या कहता है, और मैं आपको अपनी बात दो शब्दों में बताऊंगा कैसे ये कानून वह शरिया लॉ के खिलाफ है और कैसे कानून देश के संविधान के खिलाफ है। तो वक्फ का मतलब क्या है, जो बात मैं कह रहा हूं वही बात लिखी है। वक्फ मीन्स परमानेंट डेडिकेशन बाय एनी पर्सन और ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी चल अचल संपत्ति का परमानेंट डेडिकेशन फॉर एनी पर्पस रिकॉग्नाइज्ड बाय मुस्लिम लॉ एज पायस, रिलीजियस और चैरिटेबल। मतलब अगर इस्लामिक लॉ में कोई भी चीज पायस, चैरिटेबल या अच्छी मानी जाती है, उसके लिए चल अचल संपत्ति का परमानेंट डेडिकेशन अगर किया जाए तो उसको वक्फ कहेंगे। ये वक्फ एक्ट की डेफिनेशन है। अब इसमें दो बातें आती हैं। अब देखिए कैसे इसका दुरुपयोग किया गया। इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा वक्फ बाय यूजर। जो बात अभी आप कह रहे थे अपने इंट्रोडक्शन में कि हरियाणा में जगह जगह 100 साल मजार बनाते गए और पता चला कि कह रहे हैं कि हम 100 साल से यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट डाल दिया वक्फ बाय यूजर। और ये जो कॉन्सेप्ट डाला वक्फ बाय यूजर, ये खुद वक्फ एक्ट की डेफिनेशन के खिलाफ है। क्योंकि वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट क्या है, वक्फ बाय यूजर तब होता है जब कोई डेडिकेशन नहीं। अगर आज मैं कोई भी संपत्ति, मेरे पास कोई वक्फ डीड नहीं है, मेरे पास उसकी ओनरशिप की कोई डिटेल्स नहीं है, मुझे नहीं पता कि उस संपत्ति पे हम लोग कब आए, तो उसको मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं वक्फ बाय यूजर। ये वक्फ बाय यूजर हो गए। और राम जन्मभूमि के जजमेंट में भी ये आर्गुमेंट रेज किया गया कि ये वक्फ बाय यूजर है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया कि नहीं, ये वक्फ बाय यूजर का आर्गुमेंट यहाँ पे नहीं चले। तो मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन है कि व्हाई वक्फ बाय यूजर, जब इस्लामिक लॉ ये कहता है कि कोई भी संपत्ति जो आपकी खुद की है, आपकी एक्वायर की हुई है, और मैंने जस्टिस सुधीर अग्रवाल का जजमेंट बताया, दोनों जजमेंट बताया, अगर कोई उसका अध्ययन करेगा तो उसमें क्लियर है, एक नहीं नंबर ऑफ सीरीज ऑफ जजमेंट है जो ये कहता है कि अगर कोई संपत्ति आपकी खुद की मालिकाना हक की है, उसी को आप वक्फ कर सकते हैं। अगर आप किसी संपत्ति को ऐसे यूज कर रहे हैं तो वो उससे कभी भी वक्फ नहीं हो जाएगी। और इसीलिए सबसे पहला झोल इस एक्ट में है जब आपने डेफिनेशन में वक्फ बाय यूजर वर्ड डाल दिया। वक्फ बाय यूजर को इस एक्ट ने रिकॉग्नाइज किया। ये सबसे बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अगेंस्ट शरिया लॉ का कॉन्सेप्ट। दूसरी बात, सेक्शन 3R सब क्लॉज 2 में लिखा है शमलत पक्ति, शमलत दे, जुमा मलकान और एनी अदर नेम एंटर्ड इन रेवेन्यू रिकॉर्ड, वो भी वक्फ संपत्ति होगी। मतलब शमलत दे मतलब होता है जो जमीन ग्राम पंचायत की है, गांव समाज की है, उसको भी अगर कोई वक्फ मानना चाहे तो वक्फ मान सकता है। ऐसे ही उन्होंने ये कहा कि जो लोग वक्फ कोई भी कर सकता है, मतलब अगर एक, और इसमें भी जजमेंट्स हैं, और उसका भी, उसके लिए भी मेरा विरोध है कि अगर एक नॉन मुस्लिम भी है वो भी वक्फ कर सकता है। तो हमारा कहना यह है कि इसके लिए हिंदू समाज को बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी, ये सब मैं मूलभूत सिद्धांत बता रहा हूँ, उसी ऑर्डर में आ रहा हूँ कि हिंदू समाज को बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी जब ये बात आती है कि हिंदू समाज के लोग भी वक्फ कर सकते हैं। भाई जो आदमी नॉन बिलीवर है, हाउ कैन ही डू वक्फ? तो वक्फ एक्ट की जो सेक्शन 3R है वो कहता है वक्फ मींस परमानेंट डेडिकेशन बाय एनी पर्सन। तो जब आप कहते हैं कोई भी आदमी वक्फ कर सकता है, और उसमें जजमेंट भी है, जो मैंने 2 जजमेंट रेफर किए, वो और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2010 14 SCC पेज 38 पैरा 31 और 32, जो ये कहता है वक्फ कोई भी कर सकता है इवन इफ ही इज नॉट अ मुस्लिम। तो इसके लिए भी हमारा विरोध है, एज अ हिंदू इंटेलेक्चुअल हमारा विरोध है कि आप इसको एज अ टूल नहीं बना सकते वक्फ संपत्ति करने का। आज सपोज करिए फॉर एग्जांपल कोई एक मिस्टर ए है, उनको गन पॉइंट पे कोई कहे आप अपनी संपत्ति वक्फ कर दीजिए, ही इज नॉट अ बिलीवर, ही इज नॉट अ मुस्लिम, हाउ कैन हिज प्रॉपर्टी बी डिक्लेयर्ड टू बी अ वक्फ प्रॉपर्टी? तो ये सारी चीजें बहुत महीन बारीक बातें हैं जो एक्ट में आ जाती, पढ़ने से लगता नहीं है कि इसमें क्या गलती है, पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं वकालत के क्षेत्र में हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हम देख रहे हैं कि इसका कैसे कैसे दुरुपयोग हो रहा है, और उसके बाद कानून की बारीकियां समझ में आ रही। इसके बाद मैं स्ट्रेट अवे आ जाता हूँ सेक्शन 40 पे। वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 जो सबसे घातक है, सबसे खतरनाक है, और जो वक्फ बोर्ड को ये अधिकार देता है
कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। और अगर इस सेक्शन को कोई पढ़े तो मुझे लगता है कि इस पे पार्लियामेंट को सोचने की जरूरत है, आज की सरकारों को सोचने की जरूरत है, हमें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। ये पार्लियामेंट की ड्यूटी है कि इनको सेक्शन 40 को विद इमीडिएट इफेक्ट रिपील करना चाहिए। भाई वक्फ एक्ट का अगर कोई कंसेप्ट देखेगा तो वक्फ एक्ट मुस्लिम्स की इंटरसी प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए बना था, जो 1923 में मैंने बताया। आप वक्फ एक्ट को ये पावर देते हैं कि वो किसी भी ट्रस्ट की संपत्ति को, मंदिर की संपत्ति को, मठ की संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है, और उसकी लड़ाई हमें वक्फ ट्राइब्यूनल में लड़नी पड़ेगी, जहां पे एक मेंबर मुस्लिम होगा। उसके बाद हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट आएंगे। तो मुझे लगता है ये इस देश में हिंदुओं को सेकेंड ग्रेड का दर्जे का सिटीजन बना रहा है, मुझे बात कहने में कोई शक नहीं। और मैं सेक्शन 40 पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं। द बोर्ड में इटसेल्फ कलेक्ट इंफॉर्मेशन, बोर्ड खुद ही डेटा कलेक्ट कर सकता है रिगार्डिंग एनी प्रॉपर्टी विच इट हैज रीजन टू बिलीव। अगर बोर्ड को लगता है कि कोई संपत्ति वह संपत्ति है तो खुद ही डेटा इकट्ठा कर सकता है। एंड इफ क्वेश्चन अराइजेज कि वेदर अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज वक्फ प्रॉपर्टी और नॉट, whether Sunni or Shia waqf, it may after making such inquiry as it may deem fit decide the question। इसके बाद सेक्शन 3 इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 40 सब क्लॉज 3, where the board has reason to believe। इस वर्ड्स को सर बहुत गौर करिए, where the board has reason to believe, अगर आपको लग जाता है that any property of any trust or society, any trust or society registered in pursuance of Indian Trust Act 1882 or under the Society Registration Act or under any other act is waqf property, the board may, notwithstanding anything contained in such act, hold an inquiry in this regard to such property, and after such inquiry the board is satisfied that such property is waqf property, call upon the trust or society as the case may be to either register such property under this act or show cause why should property shall not be। मतलब आप पहले देखेंगे, अगर आपको लगता है कि ये संपत्ति ट्रस्ट या सोसाइटी की आपकी संपत्ति है तो आप उनको बुलाएंगे अपने सामने और कहेंगे कि भैया इसको हमारे नाम पे रजिस्टर कर दो। और अगर आप नहीं रजिस्टर करने से वो मना करेंगे तो आप खुद ही उनको शो कॉज नोटिस देंगे और उसके बाद आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं वक्फ संपत्ति। और जो भी आदमी उस ऑर्डर से एग्रीड है वो वक्फ ट्राइब्यूनल में जाए, उसको चुनौती दे और उसके बाद हाई कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट। तो ये मुझे लगता है वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, एक बहुत बड़ा टूल है जो इस देश की पार्लियामेंट ने एक धर्म विशेष को दिया हुआ है किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए। और इसी समय मैं आपके सामने एक डेटा रखना चाहता हूँ, और ये डेटा मेरा नहीं है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में अपना एक जजमेंट है, जजमेंट का नाम है एसोसिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश सजदा नसीम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये रिपोर्ट हुआ है 2009 SCC ऑनलाइन पेज 686 में, और इसमें उन्होंने लिखा है तो 2009 का जजमेंट है, आज तो आंकड़े बहुत बढ़ गए हैं। द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज in India is stated to be 3 lakhs and account for 4 lakh acres of land throughout the country, and this makes the waqf the third largest landholder after railway and defense। मतलब हाई कोर्ट कह रहा है कि रेलवे और डिफेंस के बाद तीसरे नंबर पे वक्फ प्रॉपर्टी है, और इस समय इनके पास 3 लाख हैं और 4 लाख एकड़ ऑफ लैंड है पूरे देश में। ये 2009 के आंकड़े। इट इज, और इसके बाद एक स्पेशल सिस्टम है, आजकल सारी चीजें वक्फ की ऑनलाइन है, वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया। इसमें टोटल 6,59,027 प्रॉपर्टीज ये वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया की वेबसाइट है उसमें दर्ज है, और ये बढ़ती चली जा रही, नंबर बढ़ता चला जा रहा है। और इसको पूरी शेयर और लीगल एंटिटी मिली हुई है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जो इनको देखते हैं और देखते हैं कि इनको कैसे लोन दिया जा सके, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा सके, इनकी कैसे कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ाई जा सके और इनके लिए कैसे स्पेशल स्कीम्स लाई जा सके। इसके साथ ही साथ अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले और वक्फ एक्ट की और धाराओं को बताने से पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ इसी मुहाने पे कि केंद्र सरकार ने 2019 में बजट पास की, और 2019 के बजट में ये बजट पास किया 2019-20 में, और ये बजट की डिमांड नंबर है 68, सेंट्रल बजट है 2019-20 का, और इस बजट का हेडिंग है कौमी वक्फ बोर्ड तरक्की स्कीम।
एंड शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना। इसके तहत पैरा 5 में इस बजट के लिखा है कि वेकेंट अर्बन वक्फ लैंड को इंक्रोचमेंट से बचाने के लिए और उनको कमर्शियल लाइन पे डेवलप करने के लिए हम वक्फ को डेवलप करेंगे। और इसमें यह भी लिखा है कि हम वक्फ संपत्ति को इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। ये स्कीम, ये बजटरी प्रोविजन मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ये मेरी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू एक्सटेंडेड इंटरेस्ट फ्री लोन्स। मतलब आप वेरियस जो केंद्र सरकार है उनका कहाँ ये दायित्व है कि आप वक्फ संपत्ति को इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे कि उनकी कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ सके और वो और फले फूले। तो ये सेंट्रल स्कीम है, बजटरी प्रोविजन है, इसको मैंने चैलेंज किया है। टैक्स पेयर के मनी से आप कैसे किसी धर्म विशेष के, कैसे किसी समाज और वर्ग विशेष के लोगों को स्पेशल इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे? क्या मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या किसी मंदिर मठ ट्रस्ट की संपत्ति को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने या किसी भी सरकारों ने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है? एक ही जवाब मिलेगा, नहीं दिया। तो मुस्लिम समाज के लोगों को वक्फ संपत्ति के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन क्यों दिया जा रहा है? क्या ये संविधान के आर्टिकल 27 का वायलेशन नहीं? और इसी आधार पे मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की है। जो बात बोल रहा हूँ आपके सामने ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। ये रिट पिटीशन नंबर है मेरी 1568 ऑफ 2019 और इसका टाइटल है नीरज शंकर सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और इसमें अटॉर्नी जनरल साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रश्न है और इसको 5 जजेस को भी भेजा जाना चाहिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 40 के बाद मैं कुछ और इंपॉर्टेंट सेक्शंस वक्फ एक्ट के आपके सामने रखना चाहूंगा। इसके बाद है सेक्शन 52 और 54। सेक्शन 52 और 54 अगर कोई पढ़ेगा तो उनको ये लगेगा कि वक्फ बोर्ड इज अ सुपर बॉडी। वक्फ बोर्ड हम सबकी सुपर बॉडी है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? सेक्शन 52 वक्फ बोर्ड को पावर देता है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकते हैं। और उसमें क्या प्रोविजन है? इफ बोर्ड इज सेटिस्फाइड आफ्टर मेकिंग एनी इंक्वायरी इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड that any immovable property of a waqf entered as such in registered of waqf maintained under section 36 has been transferred without the previous sanction of the board, it may send a requisition to the collector within whose jurisdiction the property is situated to obtain and deliver possession of the property। मतलब अगर कोई वक्फ की संपत्ति गलत तरीके से ट्रांसफर कर देता है तो वक्फ बोर्ड को अधिकार है कि जहां पे वो प्रॉपर्टी, आप उसके कलेक्टर को कहिए कि आप इस प्रॉपर्टी को इसमें जो भी इंक्रोचमेंट है, जो भी लोग इसमें घुस गए हैं, उनको हटाया जाए और इसका हमें पोजीशन दिया जाए। अब यहाँ पे सवाल उठता है, क्या ये राइट हिंदुओं को है? आज अगर कोई मेरी ट्रस्ट की, मंदिर की संपत्ति को कब्जा कर लेता है तो मुझे सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा, सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा और एक लंबी लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऐसी कोई व्यवस्था हिंदू समाज के लोगों के लिए तो नहीं है। मुझे आपने ऐसी अगर व्यवस्था वक्फ बोर्ड को दी है तो क्या इस देश में हिंदू सेकंड ग्रेड सिटीजन है, दूसरा शहरी है कि आपने हमें ये व्यवस्था नहीं दी है? और कलेक्टर क्या वक्फ बोर्ड के अधीन आता है? उनका वो सबऑर्डिनेट है कि वक्फ बोर्ड कलेक्टर को डायरेक्ट करेगा कि आप इस प्रॉपर्टी का पोजीशन हमें लाके डिलीवर करिए? तो ये कौन सा कानून, ये कैसा कानून है? और इसके बाद सेक्शन 54 कि अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी में इंक्रोचमेंट कर लेता है तो वक्फ बोर्ड को पावर दी हुई है कि आप एप्लीकेशन दें और उस इंक्रोचमेंट को हटाएं और डीएम, एसएसपी, कलेक्टर जो है उसको फॉलो करें। तो सवाल ये बनता है, इसीलिए मैंने आपके सामने 2 सेक्शंस रखे कि ये वक्फ बोर्ड को अनचेक्ड, अनकंट्रोल्ड, अनब्रिडल्ड पावर देता है जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के भी खिलाफ है, क्योंकि ये सिटीजन्स को 2 हिस्से में बांट है। एक वो जो मुस्लिम समाज के लोग हैं और एक हम, जिनके लिए सिर्फ कॉमन लॉ एप्लीकेबल है, स्पेशल एक्ट्स एप्लीकेबल नहीं। इसके बाद सेक्शन 83 और 85 ऑफ वक्फ एक्ट, इसमें वक्फ ट्राइब्यूनल का, कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है, वक्फ ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा और वक्फ ट्राइब्यूनल को पावर्स दी हुई है कि जो भी वक्फ बोर्ड के डिसीजंस होंगे उसको वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज किया जाएगा और वक्फ ट्राइब्यूनल उसमें निर्धारित करेगा और उसमें एक मेंबर मुस्लिम होना जरूरी है। मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि क्या इस देश में ऐसा कोई भी लॉ है और कोई भी मुझे लीगल
ल्यूमिनरी इस देश का बताए, क्या ऐसा कोई कानून है जो कहता है कि इसमें एक हिंदू होना जरूरी? आपको ऐसा कोई कानून इस देश में नहीं मिलेगा, कोई पार्लियामेंट्री एक्ट, कोई स्टेट एक्ट, कोई गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं मिले जो ये कहेगा कि इसमें एक हिंदू मेंबर होना जरूरी। तो ये, और स्पेशली ट्राइब्यूनल के लिए बात कर रहे हैं, आप अपना ट्रस्ट बनाए उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कोई एडजुडिकेटरी बॉडी बना रहे हैं जहां पे समाज का हर एक आदमी जाके अपनी बात कहेगा, तो उसमें धर्म के आधार पे एक मेंबर को बनाना मुझे लगता है टोटली असंवैधानिक है। और हम लोगों को डिग्रेड, डिमीन और सेकंड ग्रेड सिटीजन की श्रेणी में लाया जा रहा है, क्योंकि सेक्शन हो क्या रहा है, स्कीम क्या है, सेक्शन 40 के तहत आप किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ संपत्ति घोषित कर देंगे और उसकी लड़ाई हम वक्फ ट्राइब्यूनल में लड़ेंगे, उसकी व्यवस्था है। अगर आप हाईकोर्ट में जाएंगे तो हाईकोर्ट कहेगी वक्फ ट्राइब्यूनल जाएगी, वक्फ ट्राइब्यूनल में उसकी व्यवस्था है। और सेक्शन 40 का जब ऑर्डर हम वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज करेंगे तो वहां एक मेंबर मुस्लिम हो। तो ये किस तरह का कानून है, ये मेरा एक मूलभूत प्रश्न है। और इसीलिए आज हम एक और समस्या से जूझ रहे हैं। जब मैंने मथुरा का केस मथुरा की सिविल अदालत में डाला और काशी का केस बनारस की सिविल अदालत में डाला, तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने एक सर्कुलर जारी कर रखा कि जहां पे मामला वक्फ से संबंधित हो वो सिविल कोर्ट ना देखे, वो सीधे वक्फ ट्राइब्यूनल जाए। अब ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है और बहुत बड़ी लंबी लीगल लड़ाई का विषय बन गई है। हमें कोर्ट को समझाने में बहुत टाइम लग जाता है कि जहाँ पे एक आदमी हिंदू है और दूसरा आदमी मुसलमान है, वहां पे वक्फ एक्ट अप्लाई नहीं हो। वक्फ एक्ट का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था वो वक्फ के इंटरसी मैनेजमेंट के लिए था। वक्फ एक्ट का ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि अगर मैं हिंदू हूं तो मेरे पे भी वक्फ एक्ट अप्लाई करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करिए, जो बात मैं कह रहा हूँ इस परिप्रेक्ष्य में इमेजिन करिए कि मथुरा का केस श्री कृष्ण जन्मभूमि का वक्फ ट्राइब्यूनल में चलेगा। काशी विश्वनाथ, अगर ये आर्गुमेंट मान लिया जाए, जो जितने जब हम ये केस फाइल करते हैं तो 3-4 साल 4 साल 5 साल इसमें ही लग जाते हैं समझाने में कि ये मैटर वक्फ ट्राइब्यूनल नहीं जाएगा, ये मैटर सिविल कोर्ट एडजुडिकेट कर सकती है। और माननीय जस्टिस आशुतोष तिवारी ने जब ये प्रश्न उठा था काशी के केस में, तो उन्होंने ये होल्ड किया कि वक्फ ट्राइब्यूनल जहाँ पे एक पार्टी मुस्लिम है दूसरी पार्टी हिंदू है, वहां पे मैटर वक्फ ट्राइब्यूनल नहीं जाएगा, वो सिविल कोर्ट ही एडजुडिकेट करे। क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी ये होती है कि वो सारी बात वक्फ ट्राइब्यूनल ले जाएं और उसके बाद उनके हिसाब से निर्णय आए। और हमारा ये रहता है कि हम इस देश की निष्पक्ष न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। जो स्टेट जुडिशरी के लोग हैं, जो हाईकोर्ट के अधीन होते हैं, जो एक एग्जाम पास करके आते हैं, जो किसी धर्म के आधार पर चयनित नहीं होते हैं, उनके सामने मामला जाए और वो निष्पक्ष आधार से उस मामले का फैसला दे सके। हम इस व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और उनका विश्वास है कि ये मामले सारे जो हैं वो वक्फ ट्राइब्यूनल जाए और उनके स्पेशल लोग इसको एडजुडिकेट करें, निर्धारित करें। इसके बाद वक्फ एक्ट का सेक्शन 83 और 85 मैंने आपके सामने रखा, जो वक्फ ट्राइब्यूनल्स का गठन करता है और ये कहता है कि जहाँ पे वक्फ बोर्ड का मामला होगा वहाँ पे सिविल कोर्ट को पावर नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि आपने ऐसा कोई कानून ट्रस्ट लिए तो बनाया नहीं कि अगर आज ट्रस्ट के बीच में और वक्फ के बीच में इंटरसी डिस्प्यूट है तो आप एक स्पेशल हिंदू इंडोमेंट्स ट्रस्ट ट्राइब्यूनल बना दीजिए कि वहाँ पे एक मेंबर हिंदू होगा और उनकी संपत्ति वहाँ जाएगी, एडजुडिकेट होगी। मतलब केस लड़ने में भी डिस्क्रिमिनेशन धर्म के आधार। ये मेरा आपके सामने बेसिक सबमिशन है। इसके बाद अगर आप वक्फ एक्ट की किसी प्रॉपर्टी को चुनौती देते हैं, वक्फ एक्ट की किसी प्रॉपर्टी को चुनौती देते हैं, हाँ, वक्फ एक्ट की किसी प्रॉपर्टी को अगर आप चुनौती देते हैं तो आपको सबसे पहले, बिकॉज दे आर सुपर बॉसेस, आपको सबसे पहले सेक्शन 89 में उनको नोटिस देनी पड़ेगी। दे एक्ट एज ए गवर्नमेंट। अगर आज कोई एक हिंदू मंदिर मठ के खिलाफ केस करेगा तो डायरेक्टली केस फाइल कर सकता है, पर वक्फ बोर्ड को सेक्शन 89 में पावर दी है कि आप उनको पहले स्पेशल नोटिस देंगे, 2 महीने वेट करेंगे और उसके बाद ही आप सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। इसके बाद वक्फ एक्ट का सेक्शन 108 सेक्शन 107 जो ये कहता है कि लिमिटेशन, और ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है और ये वही पॉइंट है जो आप सर इनिशियली कह रहे थे कि किसी भी संपत्ति को आप घोषित कर देते हैं वक्फ संपत्ति और कहते हैं 100 साल से वहां चले आ रहे थे। तो सेक्शन 107 ये कहता है
कि जो वक्फ की संपत्ति है उसमें लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। मतलब आपको जब सपना आ जाए, जब आपको समझ में आ जाए कि ये संपत्ति वक्फ संपत्ति है, तो आप आ सकते हैं, आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं और आपके ऊपर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है। लिमिटेशन एक्ट वो एक्ट है जो हर आदमी को एक समय सीमा के अंदर बांधता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मेरी कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है और लिमिटेशन एक्ट में सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल उसकी समय सीमा है कि मेरी प्रॉपर्टी पर अगर किसी ने कब्जा किया तो मुझे 3 साल के अंदर कोर्ट में जाना। ये लिमिटेशन एक्ट हर केस के लिए एक समय सीमा बांधता है। तो ये समय सीमा उन पे अप्लाई नहीं होती, मेरे पे अप्लाई होती। अगर मैं 3 साल के अंदर नहीं गया तो मेरा राइट खत्म। पर उनके लिए है कि आप कभी भी आएगी, आपको आपको फुल लिबर्टी है और इस देश की जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं वो उसको एजुकेट करने के बैठी हैं। तो आपने एक तरफ मेरा मुंह खोलने से पहले ही एक समय सीमा के अंदर बांध दिया और मेरा मुंह बंद कर दिया, और दूसरी तरफ सेक्शन 89 में आपने उनको पावर दे रखी है कि आप किसी भी संपत्ति को सॉरी सेक्शन 107 में आप उनके ऊपर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है, ऐसी आपने उनको पावर दे रखी है। अब एक सेक्शन में रेफर करना भूल गया था जो बहुत ही क्रूशियल है और बहुत ही रेलेवेंट है, वो है वक्फ एक्ट का सेक्शन 56। अब ये देखिए किस तरह से वक्फ बोर्ड की संपत्ति फल फूल रही है और कैसे वक्फ बोर्ड के जरिए इतना पैसा वसूला जा रहा है और कैसे ये सारी चीजें शरिया लॉ के भी खिलाफ हैं। और मैं तो इसमें रिक्वेस्ट करूंगा जितने इस्लामिक स्कॉलर हैं वो इस पर डिबेट करें, इस पर अध्ययन करें और बताएं कि जो बात मैं कह रहा हूं इन तर्कों से गलत है। सेक्शन 56 वक्फ एक्ट का क्या कहता है? A lease for any period exceeding 30 years of any immovable property which is waqf property shall, notwithstanding anything contained in the deed or instrument of waqf or in any other law for the time being in force, be void and of no effect, provided that a lease for any period up to 30 साल, मतलब 30 साल की लीज कर सकता है वक्फ बोर्ड, may be made for commercial activities। सर इसको प्लीज गौर करिए, मतलब वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्ति की लीज कर सकता है 30 साल के लिए, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ पर्पस के लिए, विद द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और उसके लिए आप लीज रेंट ले सकते हैं। अब सवाल ये बनता है, मैंने आपको अभी बताया कि वक्फ की संपत्ति एलिनिएट नहीं हो सकती, ना लीज पे जा सकती है, ना गिफ्ट हो सकती है, और सिर्फ अल्लाह के लिए जो चैरिटेबल पर्पसेज हैं उसके लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप मस्जिद बना सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, उसमें आप अपनी बाकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं अपनी कम्युनल एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। पर वक्फ की प्रॉपर्टी पे कमर्शियल एक्टिविटी हो, मतलब आप पहले वक्फ में प्रॉपर्टी लेंगे और उसमें कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे, उसका 30 साल तक आप लीज रेंट लेंगे। और सर मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी समय इसी मुकाम पे कि एक रूल्स बने हैं वक्फ, इस रूल्स का नाम है वक्फ प्रॉपर्टी लीज रूल्स 2014 और इसको 2020 में अमेंड भी किया गया है। इस वक्फ प्रॉपर्टी लीज रूल्स में इसके सेक्शन 8 में क्या लिखा है कि अगर कोई आदमी वक्फ प्रॉपर्टी लीज पे लेगा तो जो लीज का सिक्योरिटी मनी है उसको वक्फ बोर्ड उससे इंटरेस्ट ले सकती है। मतलब अगर आज मैं कोई संपत्ति वक्फ बोर्ड से लीज पे लेता हूं तो मैं सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करूंगा, फॉर एग्जांपल 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख या 10 लाख जो भी वो निर्धारित करे, और उस पर वो इंटरेस्ट लेते रहेंगे। और जब मैं वो प्रॉपर्टी छोड़ूंगा तो मुझे मेरा सिक्योरिटी अमाउंट एज इट इज दे देंगे बिना इंटरेस्ट, और आप इंटरेस्ट लेते रहेंगे। और इसी समय सर किसी भी इस्लामिक स्कॉलर से पूछिए कि क्या कोई भी, और सर आप तो इस्लाम के खुद भी जानकार हैं, कि क्या इस्लाम में कोई आदमी इंटरेस्ट ले सकता है? जो इस्लामिक स्कॉलर होंगे उनके लिए हराम, आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते। और आपने यहाँ वक्फ लीज रूल्स 2014 में प्रोविजन बनाया हुआ है कि जो सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट होगा सेक्शन 8 के तहत आप उसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं, शरिया लॉ के एकदम ऑपोजिट। और सेक्शन 20 में लिखा है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वहां जुआ, गैम्बलिंग, शराब, ये सारी चीजें नहीं है। मतलब एक तरफ आप शरिया लॉ फॉलो कर रहे हैं और जहां पे पैसा जनरेट करना है वहां पे आप शरिया लॉ को भूलिए। इसके बाद वक्फ एक्ट का एक ऐसा पहलू जो मैं आपसे पहले आपके वहां पे समय की
बाध्यता के कारण आपके सामने डिस्कस करना भूल गया था, वो है वक्फ एक्ट का सेक्शन 108। वक्फ एक्ट का सेक्शन 108 है इवैक्यू प्रॉपर्टी के लिए। मतलब जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट 1950 आया था, और ये था कि जो लोग भी यहाँ से चले गए हैं वो सारी संपत्ति कस्टोडियन होगी उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट में वेस्ट कर दे। इसके बाद अब आप ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि धर्म के नाम पे इस देश का बंटवारा हुआ। जो लोग यहाँ पे थे, जिन्होंने पाकिस्तान को अपना मुल्क चुना समझा, वो यहाँ से पाकिस्तान चले गए, और उनकी जो संपत्ति यहाँ छूट गई उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी मालिकाना कस्टोडियन हो गई, उन पे वेस्ट कर गई बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 2 and 11 ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट 1950। अब क्या किया कांग्रेस सरकारों ने, सेक्शन 66H लाया 1984 में, सेक्शन 66H, और ये अमेंडमेंट किया वक्फ एक्ट 1954 में। इसलिए मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया था कि मैं सारे एक्ट एक सिरे से बता दूं कि लोगों को रेफर करने में आसानी रहे कि कहाँ पे क्या बदमाशी की गई। तो वक्फ एक्ट 1954 में अमेंडमेंट किया 1984 में, और उसमें सेक्शन 66H इंसर्ट किया, और वो सेक्शन 66H और जो सेक्शन 108 है वो हूबहू सेम है, क्योंकि वो एक्ट रिपील हो गया, अल्टीमेटली वक्फ एक्ट 1995 आ गया। और उस एक्ट में क्या है कि जो इवैक्यू प्रॉपर्टी में वक्फ संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड की होगी। इस चीज को समझे सर, इस चीज को थोड़ा गौर फरमाएं कि जब संपत्ति केंद्र सरकार की थी, उन लोग जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जो लोग यहाँ कहते हैं यहाँ से छोड़ के चले गए, उनकी संपत्ति यहाँ के लोगों की हो गई, केंद्र सरकार की हो गई, तो उसको आपने वक्फ बोर्ड को कैसे दे दिया? बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 66H। और इस समय पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इस समस्या से सबसे ज्यादा जूझ रहा है। जो आपके माध्यम से मेरे भाई पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से हो वो, और इस समय इवैक्यू प्रॉपर्टी पे होंगे, वो इस बात को मेरी वेरीफाई करके आपको बता सकते हैं, क्योंकि मैं एक वकील हूँ, समाज से जुड़ा हुआ हूँ। समाज के विभिन्न लोग इस चीज को रोज कांटेक्ट कर रहे हैं कि इवैक्यू प्रॉपर्टी में आपने वक्फ बोर्ड को कैसे दे दिया? उनका क्या रोल है भाई? जो प्रॉपर्टी केंद्र सरकार की हो गई उसको केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को कैसे दे दिया? सेक्शन 66H ला के, और अब सेक्शन 108। और हुआ क्या? ये तो लीगल एस्पेक्ट था, सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा कि जो संपत्ति वक्फ की थी वो वक्फ को दे दी। हुआ ये प्रैक्टिकली कि जो संपत्ति मुस्लिम के नाम पे दर्ज थी बंटवारे के टाइम पे, वो सारी संपत्ति वक्फ को दे दी, बिना एग्जामिन किए हुए कि ये संपत्ति वक्फ है कि नहीं। जो संपत्ति एक मुस्लिम इसमें देखिए कि पूरा लाहौर, कराची, तमाम जहां हिंदुओं की प्रॉपर्टी थी अरबों खरबों की, वो मुसलमानों ने वहां ले ली और उन्हें मारा भी, और लाशें यहाँ बेच दी। और यहाँ की मक्कार सरकारों ने और यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के मुसलमान जिन्होंने मुस्लिम लीग को वोट दिया था 1946 में, उसे पाकिस्तान बनाने के लिए, इन मक्कारों को उनकी प्रॉपर्टी भी दे दी। तो हम वहां से भी हमारे भाई मारे गए, भाई वहां से मारे गए, जो बच्चे थे उनको यहाँ देनी चाहिए थी। तो क्या मैं कहता हूं कि जितनी बात आप बता रहे हैं, तो बड़ी भयावह, बड़ी डरावनी तस्वीर पेश करता है। और इसमें तो जो सक्सेसिव सरकारें हैं और जो संसद में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो इस पार्टी के हो, उस पार्टी के हो, इस समस्या की तरफ कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो हम तो पेमद लगा रहे हैं एक तरीके से कि आज यहाँ पेमद लगा दो, आज वहां पेमद लगा दो। और ये जो 2006 में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनी, ये आज भी पूरे तरीके से वही काम कर रही है। तो एक तरीके से सरकार, state is working against the interest of the Indian nation. Correct. You are absolutely right, sir. ये देशी नहीं, ये राष्ट्रीय नहीं बचेगा, जमीन ही चली जाएगी। और जमीन का कब्जा होता है तो आज ये पूरे देश में जो बवाल मचा हुआ है, जो 2-2 गज पे, 5-5 गज पे लोगों की लड़ाई हो रही है, वो तो लड़ाई बहुत छोटी है। यहाँ तो देश की जमीन कब्जा करने पे बात हो रही है, और उसको आपने सैंक्शन दे रखी है एक्ट के तहत, सेक्शन के तहत। अब आपने 108, 52, 54, 83, 85, 89 इतने गिनाए हैं कि लोगों को पता ही नहीं है। तो हम कहां लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं, किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? भाई, भारत माता का नारा लगा देने से भारत नहीं बचने वाला है। भारत की संपत्ति, भारत की जमीन पे जिसका कब्जा होगा वही मालिक होगा।
तो 1947 में वहां कब्जा करके भगा दिया और यहाँ की जमीन पे यहाँ उन्होंने कब्जा कर लिया। अब आप लड़ते रहिए कानून से, फिर 20 साल बाद ये होगा भाई अब तो वो बस गए, अब आप क्या करेंगे। तो मेरा कहना है कि ये तो एक तरीके से ऑपरेशन क्लीन अप अगर आप नहीं करेंगे तो ये कोई समय बहुत समय तक है नहीं, और फिर पूरी की पूरी सोसाइटी, वो टेलीविजन पे आके मक्कार हो, वो मस्जिद पे पढ़ाने वाला कारी या मौलवी हो, या वो इंटेलेक्चुअल हो, या सारंगी बजाने वाला हो, या गाना लिखने वाला हो, या नाचने वाला हो, ये तमाम सारे के सारे एक ही एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो आपके पास बचा क्या? आप कानून की बात करते हैं, आप पुलिस की बात करते हैं, तो कानून आपको एक नया कानून बता देगा। तो जो जजेस बैठे हुए हैं उनको भी समझ नहीं आ रहा, वो लगता है भारत के जज नहीं है, वो कहीं और के जज हैं, वो टेक्निकलिटीज में जा रहे हैं। और एक समाज है वो टेक्निकलिटीज में जाते नहीं है। उसने कहा कि कब्जा कर लो, बाद में देखी जाएगी। फिर मुसलमान के नाम पे कोई मस्जिद में हाथ लगाएगा तो यहां से लेके पूरी दुनिया में फैला देंगे, साहब देखिए मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मुसलमानों को मारा जा रहा है। तो ये ब्लैकमेलिंग जो है संसद में भी हो रही है, जुडिशरी में भी हो रही है, पुलिस में भी हो रही है, जमीन पे भी हो रही है। तो कितना लड़ा जाएगा विष्णु शंकर जी? हजारों विष्णु शंकर पैदा होने पड़ेंगे, हजारों लाखों रुपया चाहिए होगा, तब आप लड़ेंगे। तब तक पता नहीं ये देश रहेगा भी क्या हाथ में, नहीं रहेगा। जनसंख्या का विस्फोट भी इसी अंदाज में किया जा रहा है, संस्थानों पे कब्जा इस बात में किया जा रहा है। भारत का एक स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान से भाग के आया था, वो ये कहता है कि भारत के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। तो ये हो क्या रहा है? ये देश चल रहा है और हमें बताया जा रहा है कि आप सेकुलर हैं, आप सेकुलर हैं, ये भाई है। कश्मीर हो गया, मालदा हो गया, रामपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया, संभल हो गया, अलीगढ़ हो गया, आजमगढ़ हो गया। हमारी बात समझ में नहीं आ रही, सरकारों की बात समझ में नहीं आ रही। सरकारें तो दलाली पे उतर आई है कि भाई उन्हें मुसलमानों की दलाली करनी है, वोट लेना है और 5 साल पूरे करने हैं। तो सरकार आती जाती रहेगी भाई, देश रहेगा नहीं रहेगा? मुझे और आपको रहना है ना। सरकार तो चली जाएगी, सरकार में बहुत लोग आए चले गए, उनको क्या फर्क पड़ा, वो अपनी सुख सुविधाएं ली और मर के चले गए। लेकिन ये लड़ाई लड़ी कैसे जाए विष्णु भाई? ये तो आपने तो एक तरीके से जिसे कहते हैं ना कि वो पिटारा खोल दिया है, जो अंग्रेजी में है पंडोरा बॉक्स है ये तो। अब एक ही पर्टिकुलर एक्ट है और उसके ऊपर इतनी सारी मामलात हैं। आप 1991 वाला वो भी लड़ रहे हैं, उसमें भी सारी प्रॉपर्टी जो है मस्जिदों के नाम, मंदिरों के नाम पे जो तोड़े गए वहां भी कब्जा है। तो आपका जब कब्जा ही नहीं है, हमारे यूपी में एक बात कही जाती है, कब्जा सच्चा झगड़ा झूठा। आप लड़ते रहिए, जज चले जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, मर जाएंगे, कोई पूछेगा नहीं, कौन लड़ेगा भाई? आप 150 साल तक लड़ते रहे, तब आपको ये बाबरी मस्जिद का मामला हुआ, तब आपको वो मस्जिद मिली। तो ये कब तक रहे? तब तक लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, जान माल का खतरा हो जाएगा, जमीन पे आप रहेंगे नहीं। और वो जिहादी जिस तरीके से दिल्ली से लेकर पूरे हिंदुस्तान में आतंक मचाए हुए हैं, तो कौन पूछने वाला है? तो ये तो बड़ी ग्रिम सी, बड़ी डरावनी सी तस्वीर लगती है कि एक तो लड़ाई होती है समाज में और एक सरकार बैठ करके संविधान के तहत उनको रास्ते दे, कानून के तहत उन्हें रास्ते दे, संसद में रास्ते दे और माइनॉरिटी कमीशन बना करके दे। और कमाल की बात यह है कि इस माइनॉरिटी कमीशन के अंदर जैन, बौद्ध, ईसाई, सिख, पारसी, इनके बारे में मैंने कभी नहीं सुना कि भाई इनको कुछ दिया जा रहा हो, इनसे कोई मतलब। सारा का सारा माइनॉरिटी कमीशन का जो लवादा है, उस माइनॉरिटी कमीशन में इस देश की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी को, जो 25 से 30 करोड़ है, उसको सर्व करने के लिए दिया जा रहा है। और वो कोई कानून नहीं मानने को तैयार है, कोई वो आप पॉपुलेशन का नहीं मानने को तैयार है। तो ये विष्णु भाई आप लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं कहता हूं ये तो एक कानूनी लड़ाई है, लेकिन समाज इसके लिए क्या करे, कैसे अवेयर हो? ये तो घर, यानी जब तक आप फैसले आएंगे तब तक वो पता नहीं कितने आगे निकल जाएंगे। तो वो कोई रुक थोड़ी रहे। आज भी तो देखिए नाजायज चीजों पे कब्जा हो रहा है। दिल्ली के अंदर संजय पार्क है, वहां घुस करके एक बार जाकर के एक मस्जिद बना दी, फिर किसी ने पता किया फिर तोड़। तो ये तो आप बिल्कुल चोर सिपाही का खेल कब तक खेलेंगे भाई? कहां हिंदू जाके देखेगा इन्होंने कौन से पहाड़ पे कब्जा कर लिया है? पूरा उत्तराखंड जो है दूसरा कश्मीर बनता चला गया है। तो अब ये लड़ाई सिर्फ हमारी और आपकी नहीं, तो देश की लड़ाई है भाई। हर आदमी को लड़ना पड़ेगा। ये सोच रहा है, क्या कहते हैं कि मेरा ग्रेटर कैलाश में मकान है, मेरा डिफेंस कॉलोनी में मकान है, मेरा महारानी लक्ष्मी में मकान है और यहाँ कुछ नहीं होगा। तो वो तो चारों तरफ से जिस तरीके से बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, आप देखें कि लक्षद्वीप में क्या नंगा नाच खेला जा रहा है, क्योंकि वहां 98% हो गए, वहां भी एक तरीके की पूरी कहानी हो रही है। आप बंगाल के अंदर देखें, जो बॉर्डर स्टेट है, वो सारे के सारे आपके हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। और उसमें हिंदुओं का रोल है, वो हिंदू किसी पार्टी के नाम पे हो, किसी और नाम पे हो, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन भारत राष्ट्र की को बचाएगा कौन? सवाल सबसे बड़ा ये है। आप तो कानून से लड़ाई लड़ेंगे, कानून अगर दे भी देगा जजमेंट, तो उसको नाफिज कौन करेगा? दिल्ली में ये जो गुंडा है, जो बाहर से आया है, बुखारा से आया है, इमाम बुखारी, इसके फादर को भी मैं जानता था। इसके ऊपर 64-65 के आसपास मैंने सुना है FIR है। शीला दीक्षित की सरकार थी, आपकी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस गुंडे को गिरफ्तार करो।
आपकी दिल्ली पुलिस ने जो 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 शीला दीक्षित के अंडर में थी, उन्होंने कह दिया कि भाई हम इसे गिरफ्तार करेंगे तो दंगा हो जाएगा। तब से लेके अब तक शीला दीक्षित भी चली गई, उसके बाद सरकारें भी बदल गई, लेकिन वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। तो एक गुंडा तो आपसे गिरफ्तार नहीं हुआ जो लीगल तौर पर होना चाहिए। तो आप इतनी सारी बड़ी चीजों को अगर कानूनी पास भी कर दे तो जमीन पे इंप्लीमेंट कैसे होगा? मुझे तो ये लगता है तो भयावह। जी जी, प्लीज प्लीज अपनी बात करिए। लगता है इस देश को आपकी या जितने भी लोग हैं जो आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्होंने समाज में एक मुकाम हासिल किया है, एक सीनियरिटी है, एक एक्सपीरियंस है, एक वरिष्ठता है। आप हैं जनरल जनरल जीडी बख्शी हैं, आरएसएन सिंह साहब हैं, ललित अंबर दास हैं, सुशील पंडित हैं। इन सबके नेतृत्व में, इन सबकी छत्र छाया में वक्फ एक्ट के लिए एक डेलीगेशन आप लोगों को लेके जाना चाहिए और इसको केंद्र सरकार को सौंपना चाहिए कि आप ये आपने बिल्कुल सही बात कही, ये कानूनी लड़ाई कोर्ट से हल नहीं हो सकती। मैंने तो सिर्फ आवाज उठाई, मेरा आवाज उठाने का पर्पज ये है, जो भगत सिंह ने आवाज उठाई थी कोर्ट में जाके, मेरा सिर्फ वही पर्पज है कि आज मैं आवाज उठा रहा हूँ। मुझे पता नहीं मैं कोर्ट में जीतूंगा कि हारूंगा, मेरी बात सुनी जाएगी इस सेक्युलर संविधान में कि नहीं सुनी जाएगी, पर कम से कम इस देश की चुनी हुई सरकार तो इस बात को सुने। और मेरी बात बहुत शॉर्ट सी कहता हूँ कि आप वक्फ एक्ट 1923 ले आइए, जो वक्फ एक्ट उनके इंटरसी मैनेजमेंट के लिए था वो रहे, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर जहां पे आप वक्फ एक्ट बाकी समाज के लोगों पे लागू कर रहे हैं और उनको स्पेशल प्रिविलेजेस दे रहे हैं, मेरा उससे विरोध है। आप वक्फ के मुतवल्ली को, जो वक्फ डीड में जिसका नाम है, उसका पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दे रहे। मेरे महंत, मेरे पुजारी को पब्लिक सर्वेंट का दर्जा नहीं दे रहे। मतलब अगर कोई मेरे महंत को, पुजारी को एक कुछ हाथ लगा दे तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और कोई मुतवल्ली पे या जिसका वक्फ डीड में नाम है वो सब पब्लिक सर्वेंट है सेक्शन 101 के तहत। तो ये कौन सा कानून है? मतलब वो पब्लिक सर्वेंट है। तो ये अगर कोई वक्फ एक्ट एनालाइज कर ले और कोई भी कोर्ट इसको निष्पक्ष रूप से जांच कर ले, आज के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में इसको जांच कर ले, एग्जामिन कर ले, तो एक ही कंक्लूजन निकलेगा कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये हिंदुओं को सेकंड ग्रेड का सिटीजन बना रहा है। आपने यहाँ पे बात रखी सर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की। अब मैंने तो उसका कंपैरेटिव एनालिसिस किया और मैं चाहता हूं आपके दर्शक भी करें। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और वक्फ एक्ट को जरा मिला लीजिए, आपको क्लियरली आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि इस देश में हिंदू सेकंड ग्रेड सिटीजन है। क्योंकि आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सेक्शन 4 में ये प्रोविजन कर दिया कि अगर कोई भी संपत्ति इतिहास में तोड़ी गई है, कुछ भी हुआ है, तो जो 15 अगस्त 1947 को स्थिति है वो वैसे ही रहेगी। आप उसके लिए अगर कोर्ट में भी गए हुए हैं तो मुकदमा खत्म हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो अपील खत्म हो जाएगी। तो जहां एक तरफ तो आपने ये कह दिया कि मेरे को कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है, कृष्ण जन्मभूमि में और मथुरा काशी में यही आर्गुमेंट तो वो लोग कर रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से दोनों सूट बार्ड है। अब वो तो हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखी है और हमारे सप्लीमेंट्री आर्गुमेंट्स भी हैं, इसलिए हमारा केस जिंदा है। पर अगर मुद्दे की बात करें और प्रिंसिपल की बात करें तो आपने, नरसिम्हा राव सरकार ने ये एक्ट लाया कि जो 15 अगस्त 1947 को किसी भी धर्म स्थल की स्थिति थी वो वैसे ही रहेगी, और अगर कोई मंदिर तोड़ी गई है तो उसको आप रेस्टोर नहीं कर सकते हैं। तो एक तरफ तो ये कानून लिया है और दूसरी तरफ वक्फ एक्ट, जहां पे आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं और उसके लिए वक्फ ट्राइब्यूनल जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो आपने तो हमें सेकंड ग्रेड सिटीजन बना दिया, आपने हमारी आवाज दबा दी। इस देश में नागरिक अपनी आवाज कैसे उठाए, मुझे बताइए। और सर ये जो बात मैं आपके सामने कह रहा हूं, ये आज नहीं, आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद ये सोई हुई कौम बोलेगी। और कहां बोलेगी? जब कोर्ट जाएगी, कोर्ट में पिटीशन रिजेक्ट होगी, तो आदमी एक डेमोक्रेटिक सेटअप में अपनी बात कोर्ट में कह सकता है। एक आम आदमी आपने कोर्ट जाने के दरवाजे बंद कर दिए। तो इसीलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि समाज के जितने वरिष्ठ लोग हैं और आप हैं, आप प्लीज इसको उच्च लेवल तक लेके जाएं और ये कहें कि आप वक्फ एक्ट 1995 खत्म करिए। ये आपकी सरकारों का बनाया हुआ कानून नहीं है, और ये ऐसा कानून है, उसको अगर आज के लॉ मिनिस्टर और लॉ कमीशन बैठा हुआ है वो अध्ययन कर ले। जो बातें मैं कह रहा हूँ अगर गलत कह रहा हूँ तो बता दे भाई तर्कों से मैं क्या गलत कह रहा हूँ। तो इसको अध्ययन करके आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। इतनी स्पेशल पावर्स देना किसी समाज के, किसी धर्म के लोगों को, मुझे लगता है दूसरे समाज के लोगों को नीचा दिखाता है, और ये किसी भी तरह से
कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की टेस्ट पे खड़ा नहीं हो सकता है। आर्टिकल 27, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 का क्लियर वायलेशन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं नहीं, आपका ये सजेशन जो है वो मैं बात करूंगा आपसे, आज बात करने के बाद शाम में बात करूंगा मैं कि क्या इसके ऊपर हो सकता है कि देखिए सरकारें जब आती हैं तो ब्यूरोक्रेट उनको क्या बताते हैं, बहुत ज्यादा पॉलिटिशियन भी जो होते हैं उसमें तो, अगर मैं इस सरकार में कहूं तो मैं ऊपर के दो लोगों के अलावा बाकी लोगों को वही मानता हूं जो ना कुछ बोलना चाहते हैं ना कुछ करना चाहते हैं, जो सिर्फ सत्ता का मजा लेना चाहते हैं। तो उन दो लोगों के पास भी मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन रोज पहुंचती होगी, कोई पहुंचाता भी होगा, क्योंकि वहां तो चाटुकार लोग ज्यादातर पहुंचते हैं ना अपने अपने एजेंडे के लिए। तो आप इसके ऊपर कोई एक हमको वो मेमोरेंडम बनाएं और उसमें बुलेट पॉइंट लिखें और हम जरूर जाएं। और हमारा देखिए, हमारा जो मेन मकसद है विष्णु भाई, और आपके माध्यम से जो हजारों लाखों लोग हमको ईमेल भी करते हैं, देखिए हम कोई सामाजिक संगठन या राजनीतिक संगठन नहीं चला रहे और ना हम लोगों की हैसियत है, हम लोग बहुत साधारण परिवारों के लोग हैं, अपनी जिंदगी बहुत जो एक आम आदमी जीता है उतनी जी रहे हैं। हाँ, हमारी सारी कोशिश दिन रात ये रहती है कि कुछ ऐसे मुद्दे जिसकी पे चर्चा कभी नहीं हुई या चर्चा करने से राजनीतिक लोग या कुछ स्वार्थी हिंदू संगठन इससे डरते हैं या वो नहीं करना चाहते क्योंकि उनको भी अच्छा लग रहा है, तो बहुत सारे हजारों हिंदू संगठन बने हुए हैं लेकिन ये मुद्दे कभी नहीं उठाते, जिससे इस राष्ट्र का जो जो भूमि है वही अगर आपके हाथ से चली जाएगी तो आप फिर क्या हवाई जहाज में छत पे रहोगे कि आसमान में रहोगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारी कोशिश है कि हम लोगों को अवेयर कर दें, हम लोगों के सामने रखें कि भाई जिसको तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारा 50 गज में मकान बना हुआ है, 5 बीघे में मकान बना हुआ है, ये तुम्हारा नहीं है कुछ दिन के बाद में। और केरल के अंदर जो नंगा नाच हो रहा है वहां है, और जहां जहां मुसलमान मेजोरिटी में है वो नंगा नाच कर रहा है। और देश की सरकारें, जो दलाल लोग हैं, नेता दलाल हैं, पार्टियां दलाल हैं, संगठन दलाल हैं, वो ऐसे लोगों की इन बातों को नहीं हाईलाइट करना चाहते हैं, वो भी सिर्फ इधर उधर की बातें करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि एक जागरूक नागरिक के नाते हम किसी के विरोध में नहीं है, किसी सरकार के विरोध में नहीं है, किसी पार्टी के विरोध में नहीं है, संगठन के, लेकिन जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिससे अगली 100 साल की बात हम करें, अरे भाई शाम को क्या होगा, कल क्या होगा वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन 100 साल बाद ये देश रहेगा नहीं रहेगा, हम बड़े बड़े मकान बना रहे हैं, करोड़ों के मंदिर बन रहे हैं, तो भाई ये मंदिर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि मंदिर बने, लेकिन मंदिरों की सुरक्षा के लिए जो चलता फिरता हिंदू सनातनी समाज है, अगर आप उसे सामर्थ्यवान नहीं बनाएंगे, उसे ताकतवर नहीं बनाएंगे, तो उन मंदिरों की रक्षा करेंगे कोई पुलिस तो नहीं करती है रक्षा, पुलिस कहां करती है, आर्मी तो नहीं कोई रक्षा करती है। तो जब समाज कमजोर होता है तो बॉर्डर पे फौजी भी कुछ नहीं कर पाता है, लिहाजा समाज अवेयर हो, ये हमारी कोशिश है। विष्णु भाई, आपने आज मुझे लगता है कि मैं तो खैर आपसे बातचीत करता रहता हूं, इसलिए मुझे कुछ चीजें पता रहती हैं और मैं बराबर कहता भी हूं, और मुझे तो आप जानते हैं कि मैं तो किसी चीज को कैसे सोसाइटी में रखनी है, मैं इस वजह से शायद उसमें ज्यादा आसानी हो जाती है मेरे, लेकिन मेरे लिए भी इसमें बहुत सारी चीजें थी, मैं इसको रखूंगा और आज कोशिश करूंगा कि जितने भी विदेश में जो हमारे लोग हैं, 400-500 लोग हैं, उसमें यूएस में भी हैं, उसमें इंग्लैंड में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, उन लोगों से कहूंगा कि भाई आप ये सोचे कि ये जो आपने हिंदुस्तान में सोचा हुआ है कि यहाँ फार्म हाउस आपने ले रखा है और वहां पे 2 आदमी केयर टेकर रह रहे हैं, या आपका नहीं रहने वाला। जब भीड़ तंत्र वहां आएगा तो कोई नहीं पूछेगा आपसे, फिर आप वहां से मुकदमा लड़ते रहिए, फिर वापस नहीं आएंगे। तो ये लोगों को थोड़ा सच्चाई से वाकिफ कराना पड़ेगा। अदरवाइज मैं समझता हूं कि हर चीज, आप रोज की स्थिति देखिए ना, रोज क्या काम हो रहा है, यही काम हो रहा है इस देश के खिलाफ, इस देश के राष्ट्र के खिलाफ, सरकारों के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ, संविधान के खिलाफ। वो सबसे ऊपर है, वो संविधान की नहीं मानेंगे, वो कोर्ट की नहीं मानेंगे, वो पुलिस पे भी कहते हैं हमें फला पुलिस पे यकीन नहीं है। अरे भाई, आसमानी किताब जहां से आई थी वहां से पुलिस बुला लो, तुम्हें उस पे यकीन है। तो तुम्हें भारत की हर व्यवस्था पे यकीन नहीं करना है जिसमें तुम्हारे छुपे हुए एजेंडे होते हैं। योगी पे नहीं यकीन करेंगे साहब, योगी की पुलिस पे हम यकीन क्यों करें साहब, हम फला जगह की पुलिस पे यकीन क्यों करें। तो भाई किस पे यकीन करेंगे, लश्कर तैयबा पे करेंगे, जैसे मोहम्मद पे करेंगे ना। तो मानसिकता इस देश में जो इंटेलेक्चुअल टेलीविजन पे आ जाते हैं ना, इस्लामिक स्कॉलर बन के बैठ जाते हैं, उनसे लड़ना आसान नहीं है। वो जानते हैं कि हम कहां पर खड़े हुए हैं, और हमारी एक फौज जमीन पे दंगा करने के लिए खड़ी हुई है, एक टेलीविजन पे उनको कवरेज देने के लिए खड़ी हुई है, एक लीगल खड़ी हुई है, हमारे गाने बजाने वाले भी खड़े हुए हैं, हमारे नेता भी खड़े हैं, किस पार्टी का मुसलमान है वो भी। तो उनको तो दे आर वर्किंग इन ए वेरी वेरी कोहेसिव मैनर। वो पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, इंटरटेनमेंट, सारे लोग अपना अपना अपने फर्ज निभा रहे हैं। कभी आमिर खान डर लगने लगता है उसको,
तो ये डर करा करके इस मेजोरिटी को बैकफुट पे रखना चाहते हैं। तो हर आदमी ने अपना रोल प्ले किया हुआ है, जो जो सत्ता के साथ है वो वहां करता है। ये मक्कार जो है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का नेता जो है मुख्तार, ये नहीं बताता है, ये रोज ये तो लिख देता है क्या कहते हैं कि साहब बंगाल में फला जगह का जो मुस्लिम इलाका है उसे वो कर दो, लेकिन ये भी तो मक्कारी कर रहा है ना, ये भी तो इस चोरी में शामिल है, जिसको बताना नहीं। इनका बयान है कि वक्त की कमर्शियल संपत्ति और बढ़े, इस पे नहीं तो मतलब इस देश को वफ बना दो ना, इस देश को वफ बना दो, फिर हमारा काम टैक्स देना हो गया ना। इस देश में हिंदू का काम टैक्स देना है और इनको पालो, और ये जो पालने के बाद जो कर रहे हैं वो कश्मीर में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। अब तो खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। क्या दिल्ली के अंदर रिंकू की हत्या या अंकित शर्मा की हत्या नहीं हो रही है? कोई पूछने वाला है? खुलेआम दंगा कर देते हैं। बंगलौर में किया, यहां किया, बंगाल में आप देखिए, वहां ना सरकार पूछ रही ना पुलिस पूछ रही, वहां हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, लगातार हो रहा है, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा। आप कानून की बात कर रहे हैं, आप लिखवाइए जाइए, वहां आप कंप्लेंट लिखवाने जाते हैं, वहां पुलिस वाला भी कंप्लेंट नहीं लिखता है। तो कुल मिलाकर के आपके हाथ में रह क्या गया है? सत्ता में बैठने वाले कुछ 500 या 780 में से कुछ 700 हिंदू, तो वो हिंदू किस काम के हैं भाई? जब वो राष्ट्र नहीं बचा सकते, वो अपनी पार्टी की दलाली अगर करने गए हैं, तो तुम्हारी पार्टी देश नहीं है। पार्टियां रोज बनती है, बिगड़ती है भाई मेरे। तुम्हें अपनी पार्टी के चक्कर में तुमने देश को बेचने पे लगे हुए हो। तुम सत्ता में आना चाहते हो, आओ, लेकिन राष्ट्र को बेच के तो नहीं करोगे ना। राष्ट्र किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है भाई। राष्ट्र हम जैसे और आप जैसे लोगों से है, जो टैक्स देते हैं, इस देश को चलाते हैं, जो इस जमीन में पैदा हुए हैं और इसी जमीन के साथ गद्दारी नहीं करते। हम गद्दारों के साथ नहीं है कि इस जमीन पे कब्जा कर लो, संसद के माध्यम से कर लो, बदमाशी से कर लो, गुंडागर्दी से कर लो, सड़क घेर लो, सड़क पे नमाज पढ़ो, यहाँ पे मस्जिद बना दो। तो ये तो एक तरीके की ब्लैकमेलिंग इस देश में चल रही है, लेकिन संवैधानिक तौर पे चल रही है। कोर्ट क्या इस बात को अवेयर नहीं है? जो कोर्ट बड़ी सुओ मोटो लेती है चीजों को, इन चीजों को नहीं लेती। जलीकट्टू के बारे में चिंता है, उन्हें दही आंडी की चिंता है, इसकी चिंता क्यों नहीं है? क्या जज साहब कहीं आसमान में जाके रहेंगे या सारे जज यहाँ से इंग्लैंड अमेरिका भाग जाएंगे? ये मुझे गुस्सा है इस बात पे कि ये मेरा ही काम है, ये आप ही का काम है। अरे हमारे पास तो साधनहीन लोग हैं यार, हम तो बहुत गरीब लोग हैं उस मामले में भाई। अगर सोशल मीडिया की ये क्रांति ना होती तो शायद हम अपनी बात कहां कहते। इस देश में मक्कारों के, फिक्सरों के, जो ब्रोकर हैं, उनके आर्टिकल छपते हैं एडिटोरियल पेज पे। चोरों और मक्कारों को जगह दी जाती है। जो देश तोड़ने की बात करते हैं, उनके आर्टिकल छपते हैं, वो रातों रात इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं। टेलीविजन में डिबेट में कौन आते हैं? आधे ज्यादा जिहादी आते हैं, जो आतंकियों के, जिहादियों के कवरअप करने आते हैं और खुल्लम खुल्ला नंगी बातें करते हैं। वो एकदम कश्मीर का इमाम कहता है कि भारत को अब हम दोबारा से पाकिस्तान लेंगे क्योंकि हम 30 करोड़ हो गए। तो कुछ है ही नहीं इस देश में, लेकिन कोई हिंदू बोल दे तो कम्युनल हो गया और देखिए सब इंटॉलरेंस हो गई। तो ये एक तरीके की मक्कारी इस देश में चल रही है, लेकिन इसमें हिंदू लोग शामिल हैं। वो इस पार्टी का हो, उस पार्टी का हो, इस संगठन का, उस संगठन का, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट ये है राष्ट्र, जो राष्ट्र के खिलाफ होगा हम उसके खिलाफ होंगे। वो उसकी शक्ल कैसी है, वो तिलक लगाता है और टोपी लगाता है, वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो इस जघन अपराध में जो लोग शामिल हैं, समाज को उनके खिलाफ बोलना होगा। और एक बात बता दूं मैं, जब ये सब कुछ होगा, कश्मीर में जो हुआ, तो नेता कोई नहीं मारा गया हिंदू, वहां पे कोई हिंदू नेता नहीं मारा गया, एक आम कश्मीरी हिंदू मारा गया। रेप मर्डर एक आम हिंदू कश्मीरी महिला के साथ हुए, किसी नेता के साथ नहीं हुए। नेता तो आज भी सत्ता की मलाई खाने में बैठे हुए हैं, तो वो दलाल तो हमेशा रहेंगे, लेकिन वो दलाल उस राष्ट्र को नहीं बचा सकते। कश्मीर को कोई नेता बचा नहीं पाया, बंगाल को कोई बचा नहीं पाया। आप बैठे बैठे कुछ भी कहते रहिए, लेकिन वहां पे देखिए जमीन में क्या किसे जंगलों में छोड़ छोड़ के लोग भाग गए हैं। यानी ये तो ऐसा लग रहा है कि इस देश में कोई ना लॉ है ना कोई कानून है। मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल पे कोई सुओ मोटो लिया, एक 60 साल की महिला, एक 70 साल की लड़की वहां से चल के रेप का केस सुप्रीम कोर्ट में डाल रही है और कह रही है कि माय लॉर्ड आप इसे यही चलाएं, वहां जाके। आप सोचो क्या भयावह स्थिति है। एक महिला, जिस 60 साल की महिला के साथ रेप हो और वो बंगाल से चल के पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। और जब मुजफ्फरनगर राइट हुए थे तब सारी चीजें ली गई थी, गुजरात राइट हुए थे तो उसमें सारी प्रॉब्लम थी। नहीं, उसमें सारे, मैं वही कह रहा हूं कि क्या भाई सरकारों के हाथ में आपने भविष्य दे दिया, चंद नेताओं के हाथ में कह दिया कि देश तुम्हारा जैसे दिल चाहे चलाओ, तुम बजट में भी कर दो, इसमें भी दे दो, उसमें भी दे दो, IAS PCS बनाने में भी दे दो, यहां भी दे दो। तो भाई तुम चाहते क्या हो इस देश को? जब नहीं कुछ दिया था तब तो उन्होंने देश बांट लिया और जमीन ले ली आपसे, तो वो तो लैंड जिहाद था सबसे बड़ा। तो विष्णु भाई, मैं तो बड़ा चिंतित हूं इस बात को सुन के। भाई मैंने तो आपसे सेक्शन 40 ही सुना था। मैं उसको जब मैंने गुजरात में गया तो एक बहुत बड़े धनाढ़ लोग थे वहां, 50-60 लोग थे, करोड़पति खरबपति लोग थे। जब मैंने उनको बताया तो आधे तो लोग
मतलब कुर्सी से 5 मिनट तक उठे ही नहीं। मैंने कहा मैंने आपका जिक्र किया, मैंने कहा देखिए मैं उस तरीके का लीगल आदमी नहीं हूं, लेकिन क्योंकि जर्नलिस्ट रहा हूं तो मैं उसकी न्यूज पकड़ लेता हूं सिर्फ उतना। तो मैंने कहा इस तरीके की स्थिति है और इतने भयानक इसमें सेक्शन बने हुए कि जो आपका फार्म हाउस बना हुआ है 100 एकड़ में, ये कल आपका नहीं होगा, क्योंकि आपने गार्ड रख रखे हैं। गार्ड आपके 100 एकड़ फार्म को नहीं बचाएंगे, क्योंकि वो जो जिहादी हैं, जो पागल हैं, जिनका ना आगा है ना पीछा है, वो 100 की भीड़ आएगी, वो मार के कब्जा कर लेगी, फिर देश की सरकार उन्हें हटाएगी नहीं, क्योंकि सेक्युलरिज्म खतरे में है। तो मैंने कहा वो तो गली गली कोने कोने में ये काम चल रहा है, कोई एक जगह नहीं चल रहा। अहमदाबाद में खुलेआम चल रहा है, गांधीनगर में खुलेआम चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है, यूपी में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है। जिस दिल्ली के अंदर फुटपाथ पे मूंगफली नहीं कोई बेच सकता, वहां मजार बन गई और वहां उर्स हो रहा है। चौराहों के ऊपर मस्जिद बनी है, वहां बच्चे पैदा हो रहे हैं, अजान दी जा रही है। केजी मार्ग जो है, जो हमारा कस्तूरबा गांधी मार्ग है, वहां बाकायदा बोर्ड लग के बिजनेस हो रहा है, मैगजीन निकाली जा रही है, वहां भी बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो कोई दुनिया के किसी चौराहे में, चौराहे के ऊपर क्या कहते हैं मस्जिद बनी हुई है। यहां आप देखें ना, एयरफोर्स भवन जो बना हुआ है आपके जनपद पे, आप देखें उस एयरफोर्स के सामने मस्जिद बनी हुई है, चौराहे पे मस्जिद बनी हुई है, उसमें सारे रिश्तेदारी हो रही सब, और बराबर में फुटपाथ पे एक जने कौन मर गया था, वहां मैंने जब आया था 88 में तो नहीं था, अब वहां पे मजार बन गई है, वहां उर्स हो रहा है। सरकार ने शौचालय बनवा दिए तो उनको और आसानी तो कुछ करना नहीं है। उसको कभी कोई जुडिशियल ऑर्डर से तोड़ा नहीं जाएगा। अगर एक हनुमान चांदनी चौक में होगा तो रातों रात गिरा दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं क्या ये देश में सरकारें किस लिए बन रही हैं, और कैसा ये हिंदू हो गया है कि 2 रुपए किलो चावल के चक्कर में किसी को भी बिठा रहा है देश के अंदर। यार सरकारों को सत्ता में बैठना है, लोग खरीदते, लेकिन सत्ताएं किस लिए आती है भाई? वो अपने मजे उड़ाने के लिए आती है या देश चलाने के लिए आती है? या देश चला तो वैसे भी ऑटो मोड पे देश चल ही रहा है ना भाई। अगर आप आए हैं और आपके ऊपर ये है कि भाई आप कुछ करेंगे, तो भाई ये कब करेंगे? 100 साल कोई नहीं रहता है, जीवन का किसी को पता नहीं कि कल रहेगा भी कि नहीं रहेगा। मैं आज हूं, कल नहीं हूं, परसों नहीं हूं, आप है नहीं है, लेकिन हम 100 साल का प्लान बनाएं कि 100 साल तक हम रहेंगे, तब करेंगे। भाई कोई नहीं रहता। आपने जो कुछ आज कर दिया है वही देश याद रखेगा। इसलिए बार बार नेताओं से, सरकारों से कहता हूं भाई आप जल्दी करें, हालात निकल चुके हैं आपके हाथ से। अब सिर्फ आप एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको भी कितनी लड़ सकते हैं वो देखिए। 10 से 12 साल के बाद भारत की स्थिति ये नहीं होने वाली है। चौराहे चौराहे पे लोग मारेंगे और पूछेंगे क्यों, कि हमने आपको सही मारा, क्योंकि हमें बताया गया कि आपको मारना ही हमारा काम है। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, बड़े बड़े मठ बन रहे हैं, यही मार के इसी को कब्जा करेंगे। ये जो आज हिंदू अपनी करोड़ों की बिल्डिंगें बना बना के 5-5 शेवरलेट गाड़ियां खड़ी करे हुए, ये उसको पता नहीं क्या होगा। कश्मीर में भी करोड़पति लोग मरे हैं, अरबपति लोग मरे हैं, बड़े बड़े विद्वान मारे गए हैं, वो कुछ कर नहीं पाए, उनकी विद्वत्ता उन्हें रोक नहीं पाई, उनका पैसा उन्हें बचा नहीं पाया, मालदा में भी नहीं बचा पाया, मुराबाद मेरठ में नहीं बचा पाया, पूरा पीतल का कारोबार समाप्त हो गया, अलीगढ़ की ताला इंडस्ट्री बंद हो गई, कोई किसी को बचा नहीं पा रहा। आप भाग भाग के नई जगह जाकर के नौकरी ढूंढते रहे, आपके लिए कोई जगह नहीं है। आपने खुला मैदान छोड़ दिया है इस देश के इस्लामिक जिहादियों के लिए, जो दिल चाहे करो। वो अब आपके घर में घुसने लगे हैं, उनकी मर्जी चलती है कि दलित की बारात जाएगी या नहीं जाएगी। कहीं वो दंगा कर देंगे, कहीं वो मार, और 4-5 टोपीधारी मक्कार आ जाएंगे टेलीविजन पे और वो कहेंगे नहीं देखिए साहब मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, और आप समझ नहीं रहे। और ये आवाज, अरे किससे डरा रहे हो यार? ये जुल्म एक बार इधर या पार हो जाए ना। 1947 में भी तो लोग मारे गए थे, 11 लाख लोग, लेकिन वो शांति कितने दिन तक बनी रही? आपने फिर वही स्थिति पैदा कर दी आज। तो मैं देश के हर उस नागरिक से अपील करता हूं कि आपकी पार्टी वार्टी क्या है, पार्टी तो आपने ज्वाइन कर ली है, जैसे कंपनियां ज्वाइन करते हैं, लेकिन आपका ये देश रहेगा कि नहीं रहेगा? कि सिर्फ खाना पीना और ऐश करना, उड़ाना और मर जाना। आप जिस बच्चों को पाल रहे हो उनके प्रति भी आप वफादार नहीं हो कि उनको कैसा देश और घर देके जा रहे हो। ये स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ेगा भाई। भाई कितने सुशील पंडित, कितने आरएसएन, कितने जेडी, कितने विष्णु शंकर, कितने अश्वनी कुमार, ये तमाम सारे लोग जो बार बार हम जिनको बुला रहे हैं, ये किस लिए बुला रहे हैं? कोई शौक थोड़ी नहीं कि शाम को चलो बैठते हैं कुछ पैसा कमाने की बात करते हैं। हम तो नौकरी छोड़ के आए हैं, पैसा क्या कमाना यार? लोगों ने सुबह से शाम तक यही काम कर रखा है, लेकिन जमीन पे उतरना पड़ेगा भाई। इंटेलेक्चुअल डिबेट से देश नहीं बचते हैं। रशिया के पास भी हजारों हथियार थे, हजारों मिसाइलें थी, लेकिन समाज कमजोर हुआ और 26 देशों में टूट गया। चीन इसलिए बचा हुआ है कि चीन इकोनॉमिकली स्ट्रांग है और कानून उसका लागू होता है जमीन पे। वो किसी को अच्छा लगे ना लगे, वो दुनिया की चिंता नहीं करता। वो अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट की चिंता नहीं करता कि उसमें हमारे देश के खिलाफ क्या छाप किया है, तो सरकार डर गई, देश डर गया। भाड़ में गया वॉशिंगटन पोस्ट, भाड़ में गया गार्जियन, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जो करता है अपने देश के लिए ठीक करता है।
वो अपने हिसाब से ठीक है। अब आप नहीं कर पाते तो आप उसको गाली दे रहे हैं। उसने पॉलिसी बनाई है कि अगर मेरे देश में तुमने कोई प्रोटेस्ट की तो मैं टैंकर चढ़ा के तुम्हें मार दूंगा। तुमको, मुझे नहीं चाहिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मुझे नहीं चाहिए क्या कहते हैं आर्ट बनाने की लिबर्टी। उसने मुसलमानों की वो हालत कर रखी है कि पूरी दुनिया का मुसलमान मुंह नहीं खोलता है, और मुंह खोलेगा तो घर में घुस के मारेगा, वो सब जानते हैं। इसलिए ना दाढ़ी बढ़ा सकते, ना पजामा ऊंचा पहन सकते, ना जमीन पर लेट सकते, ना नमाज पढ़ते, ना मोहम्मद नाम रख सकते, ना गुम्मत बना सकते। तो दुनिया का कोई मुसलमान नहीं बोलता है। तो अगर आपका जूता मजबूत होगा तब देश चलेगा। ये ठोड़ियों में हाथ डाल के, ये बजटरी एलोकेशन देने के बाद ये कौम पूरी दुनिया में इसने आतंक मचाया हुआ है। फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, सब जगह गंदगी फैलाई हुई है इन्होंने। ये 54 देशों में नहीं जाते भाग करके जब समस्या होती है, ये अच्छे डेवलप कंट्री में जाते हैं। वहां जाकर के पहले वहां की लड़की से शादी करते हैं, और शादी करने के बाद जब नागरिकता मिल जाती है फिर लेके आएंगे एक मुसलमान औरत, और फिर कहानी शुरू हो जाएगी। फिर इनको चाहिए हक, फिर इनको चाहिए शरिया, फिर इनको चाहिए मजहब, और फिर ये वहां की सरकारों को डराते हैं। और वो सब लोग हैं वो शुरू में एडजस्ट करते हैं, लेकिन इस एक देश है ना फ्रांस, जिसने इनका इलाज कर दिया। ये इलाज अगर भारत में नहीं हुआ तो विष्णु शंकर जी इसकी कीमत मुझे और आपको और आपके बच्चों को देनी होगी। नेता वेता को तो मुझे पता नहीं वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि आधों से ज्यादा की बीमारी है। भाई हम तो चले जाएंगे देश छोड़ के, तो मुझे कहीं ये मानसिकता मैंने पहली बार देखी कि आप जिस जमीन के हकदार हैं, आप जिस जमीन के मालिक हैं, आप इस सोच में कि यहां कुछ होगा तो हम तो चले जाएंगे। एक वो एक्ट्रेस है जिनके पति जो है बहुत बड़े मेगा स्टार हैं, वो राज्यसभा में मेंबर बन गई है। वो अपनी एक सहेली से कह रही थी, भाई इन पागलों के लिए कौन लड़ेगा, ये हिंदू तो ऐसे ही है। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी से एमपी क्या बन गई वो ये बकवास कर रही थी किसी से, भाई हम तो अपने, हमारा तो बाहर है, हम बाहर चले जाएंगे, तुम यहाँ क्यों चिंता करती हो। वो अपनी एक दोस्त से कह रही थी, वो इत्तेफाक से मुझे जानती है। तो मैंने सोचा किस मानसिकता के लोग तो पार्लियामेंट में जाते हैं। मतलब क्या क्या, मुझे कभी कभी लगता है कि ये देश, ये संसद, ये कानून, ये कोर्ट कचहरी कुछ है भी, ये सब मक्कारी भरी हुई है। सब जगह दलाली है क्या, खुल्लम खुल्ला, कि देश को बेचो, मजे करो, चले जाओ, फिर देखी जाएगी। जो गरीब है, जो जमीन को जरूरत से ज्यादा इमोशनल है, जमीन के साथ, इस मिट्टी के साथ, वो मरते रहे, क्या फर्क पड़ता है, मर जाओ। मतलब कितने लोग होंगे, 5 करोड़ लोग होंगे ऐसे जो बड़े संपन्न होंगे, लेकिन बाकी 95 करोड़ हिंदू तो यही मरेगा ना। जो औरंगजेब ने किया वो तो आज भी हो रहा है ना। वो बंगाल में औरंगजेब ने क्या किया, उससे 10 गुना आज हो रहा है बंगाल में। क्या कर लिया हमने और आपने बैठ करके, हम सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है। जब आईजी और डीआईजी लोग रिटायर हो जाते हैं तब उनको ध्यान आता है कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि अब पद से उतर गए, तो या तो चुनाव लड़ेंगे या उनको फिर ध्यान आएगा, अरे ये तो ऐसा हो गया। तो भाई जब तक वर्दी थी तब तक लोग डरते थे आपसे, अब आपको भी घर में घुस के मारेंगे, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपने पिछले 50 साल तक सरकार की दलाली की या संविधान की। संविधान की होती तो ये नहीं होता, लेकिन आपको तो दलाली सरकारों की करनी थी, क्योंकि आपको उनसे नाजायज फायदे लेने थे। तो आपकी वजह से देश संकट में है यार। ये विष्णु शंकर या पुष्पेंद्र या जीडी, आरएसएन, अंकुर, सुशील पंडित की वजह से नहीं है भाई। हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे, लेकिन हमसे कहा जाता है कि आप ऐसी बात बोलते हैं। अरे नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। आप बीमारी को बीमारी नहीं मानना चाहते। अगर कोविड है तो तभी तो इलाज करना है ना, कि आपने कहा ये कोविड है और इस वायरस की बीमारी की दवा ये है, तभी तो हो रहा है ना, तभी तो आप इंजेक्शन लगा रहे हैं ना। तो इस देश को जो कोविड हो गया है उसका इलाज नहीं ढूंढ रहे आप कह रहे नहीं 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 कोई ऐसा नहीं है, वो सब ठीक हो जाएगी, हो जाएगी, धूप की तरफ देख लो और ये कर लो। ये आप झूठ बोल रहे हैं। आप लड़ना नहीं चाहते। आप मलेरिया से लड़े, आप डेंगू से लड़े, आप चेचक से लड़े, आप डायबिटीज से लड़े, तो भाई इस बीमारी का इलाज भी तो राष्ट्र को निकालना होगा। ये तो राष्ट्र को हो रही है बीमारी, ये सड़न, ये गलन, ये पूरा देश गल चुका है, सड़ चुका है। इसका इलाज सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा भाई। डॉक्टर की तो बड़ी चिंता है, डायबिटीज, कोविड के इंजेक्शन की चिंता है। अरे इससे जिंदा रह लोगे, लेकिन बाद में क्या करोगे जिंदा रह के। इस देश पे तो लाशें राज कर रही हैं, खामोश। इसलिए मैं कहता हूं भाई, आम नागरिक को जिसको लड़ना पड़ेगा बाहर निकलो, किसी के खिलाफ मत लड़ो। कम से कम जो भी संविधान में है, जैसा भी है, तब उसके लिए तो लड़ो यार। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि संकट आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ है, आपकी इज्जत आबरू दांव पे है, और आप बातें कर रहे हैं नहीं हम तो भाई भाई हैं, 500 साल में थे और उनको भी साथ लेके चलना है और इनको भी साथ लेके चलना है। ये तमाम वो लोग बोल रहे हैं जो बहुत कंफर्ट जोन में बैठे हुए, बहुत कंफर्ट जोन में। उनको लग रहा है कि नहीं हमारे पास संकट नहीं आएगा।
तो हम करोड़ों की जमीन मथुरा में, वृंदावन में, आगरा में, वहां हम इसको खरीद के हम बैठे हुए, हमारे पास ऐसी रहेगी। उनको ये पता नहीं है कि पहले वो नीचे खत्म करेंगे तब आपको खत्म करेंगे। हो सकता है आपको 50 साल का टाइम मिल जाए, लेकिन नंबर आपका भी आएगा, आप भी उसी कुत्ते की मौत मारे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे अंकित सक्सेना मरा है, जैसे अंकित शर्मा मरा है, जैसे रिंकू शर्मा मरा है, जैसे वो लड़की तोमर मरी है, जैसे बंगाल में रेप हो रहा है, कोई बचेगा नहीं। अगर ये किसी को गलतफहमी है कि हमारे पास बड़ा पैसा है और आज हम सामर्थ्यवान हैं, सत्ता से हमारे संबंध है, हमारे पास 4-4 गार्ड है, कुछ नहीं होने वाला, कोई गार्ड वार्ड नहीं बचाएगा। ये व्यवस्था बिल्कुल दिखती है, बस देखने में ऐसी है। जिस दिन टूटती है तो दिल्ली ऐसी टूट जाती है। दिल्ली में खुलेआम दंगा हुआ, ऑर्गेनाइज करके दंगा किया, क्या कर लिया आपने? कुछ कर लिया? कितने लोग गिरफ्तार किए? उसको बंद कर दिया। भारत की कोर्ट में क्या है, जेलों में क्या है, फर्स्ट क्लास 5 स्टार का खाना जाता है। सरकार चली जाएगी, वो किसी दूसरे केस में बाहर आ जाएगा, 5 साल ही तो जेल में रहना है। लेकिन उसने तो दंगा करके करोड़ों की प्रॉपर्टी जला दी, 50-60 हिंदुओं को मार दिया, बंगलौर में 400 कारें जला। तो मेरा कहना है कि आप इस मानसिकता से लड़ेंगे कैसे? आपको वो बनना पड़ेगा। आप आदर्शवादी समाज बन के जिंदा नहीं रह सकते भाई, कि नहीं 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 नहीं, हम तो देखिए हजारों साल से विश्व कुटुंबम और पूरा विश्व हमारा घर है। ये मूर्ख बनाने के जुमले छोड़ देनी चाहिए। ये कुछ भी नहीं है, ये बकवास है बिल्कुल। ये एक आदर्श व्यवस्था थी हजारों साल पहले, जब कानून नियम का लोग मानते थे। लेकिन आज आप एक ऐसी मानसिकता से लड़ रहे हैं कि आप सुरक्षित ही नहीं है, आप है ही नहीं, वो किसी चीज को मानते ही नहीं है। उन पागलों के दिमाग में किसी ने गजवा हिंद गुजर दिया है, वही चल रहा है और पूरी दुनिया में गंदगी कर रहे हैं। वो हथियार से, बंदूक से, ईंट से, पत्थर से मार रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं, मंत्र पढ़ो, उच्चारण करो, गुरुकुल खोलो। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप रहोगे तब गुरुकुल खोलेगा ना यार। हम तो परेशान हो गए हैं वाकई। कभी कभी बड़ा उलझन लगती है कि लोगों की रिस्पॉन्ड। पुष्पिन जी आप इस पे बोलिए आज। अरे भाई मेरे बोल सारी चीजें मैं ही करूंगा क्या? और बोलने से सब हो जाएगा क्या? आप बैठे फेसबुक पे बैठे लेटे लेटे सिर्फ कमेंट कर देते हैं। आज आप इस पे कानून बनवाइए, आज आप उस पे, जैसे मैं कोई सरकार चला रहा हूं। और आज भी हिंदू समाज कानून बनवाइए इसमें लगा। अरे कानून से नहीं देश बचने वाला। कौन कहता है कानून से देश बचता है यार? कौन सी दुनिया में कानून से देश बचा जहां पे एक 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 30-35 करोड़ लोग पागलपने की हद तक देश को तोड़ने में लगे हो? आप कानून से बचाएंगे? ये जो दिल्ली में एक ओखला नाम की जगह है, आपको पता है दिल्ली के लीगल नक्शे में ओखला नाम की जगह नहीं है। ये पूरी की पूरी बस्ती इलीगल है। क्या तोड़ सकता है कोई? वो आपके लिए पैदा ऐसी कर देते हैं, सुअर की तरह पैदा कर दो इतने सारे बच्चे। अब आप उनको मार नहीं सकते क्योंकि फिर ह्यूमन राइट आ जाएंगे। फिर आप भी जो है उस किस्म की बैकग्राउंड के नहीं है कि सोचेंगे यार क्या करें। तो वो इस तरीके से चल रही है। नदी पे घेर लो, पुल पे घेर लो, फ्लाईओवर के नीचे घेर लो, जहां मिले घेर लो, और फिर उसके बाद में एक विक्टिम कार्ड खेलो। और सब लेकर का एक ही एजेंडा है। और हम यहाँ बैठ करके कानून पे चर्चा कर रहे हैं, धाराएं बता रहे हैं, आप अपना पूरा जीवन लगा दे रहे हैं इसमें। तो कानून में अगर जीत भी गए तो जमीन पे कैसे उतरेगा सर? इसलिए मैंने बताया कि कौन सा कानून है जो जमीन पे उतरा नजर आ रहा है। आप सर जो बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून, जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है कि उसको लाया जाए, मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर इस पे भी हिंदू इंटेलेक्चुअल्स को सोचना चाहिए। जो ये मांग कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून की, अगर ये कानून आ गया तो मेरा ऐसा मानना है, मेरे और मेरे सीनियर साहब का ऐसा मानना है कि ये हिंदू विरोध में जाए। आप हमारे पे इम्प्लीमेंट करा दो, उधर इम्प्लीमेंट नहीं करा पाओगे। ये कब नहीं हुआ? पहले भी ये हुआ ऐसे। मैंने वही कहा कि कानून एक के लिए है ही नहीं, दूसरों के लिए कानून है बस। अब आप क्या कर सकते हैं? कर लीजिए। और कानून में क्या बनाएंगे, क्या प्रोविजन करेंगे कि सब हम आपको सब्सिडी नहीं देंगे, उन्हें नहीं चाहिए सब्सिडी। वो सब्सिडी से पल रहे हैं आपकी, वो छीन और लूट के पल रहे हैं यार। उनको क्या फर्क पड़ता है? वो सुबह से शाम पूरा से पूरा 60 साल का आदमी, 20 साल का लड़का, वो तो यही काम कर रहा है। वो आपकी सब्सिडी, वो सब्सिडी भी लेंगे, वो गैस भी लेंगे, वो मकान भी लेंगे, और फिर आपको गाली देंगे। और किसके पैसे ये टैक्स देने वालों की गिनती नहीं बढ़ रही, इस टैक्स पे पलने वालों की गिनती ज्यादा बढ़ रही है। 2 रुपए किलो चावल और फ्री गैस और फ्री फलाना, उनकी गिनती तो रोज करोड़ों में बढ़ रही है, और टैक्स देने वालों की कमर टूटी जा रही है। तो भाई तक कब तक हमारे, ये तो हमारे लिए कभी कभी लगता है जजिया है क्या ये? क्या आपको टैक्स भरना है? इन 30 करोड़ से पूछा कि कभी टैक्स भरते हो तुम? कितने परसेंट? जो सरकारी नौकरी उसके अलावा कौन भरता है? तो कोई पूछने वाला नहीं है यार। इसलिए ये आदर्श व्यवस्था नहीं लगती मुझे।
और ये भी मैं कहूं कि ये दो लोग आए हैं गुजरात से, ये भी सब कर देंगे, ये नहीं होगा जब तक समाज चौराहे पे बाहर नहीं निकलेगा, जब तक उनको ताकत ये नहीं दोगे कि भाई हम पीछे खड़े हैं, तुमको डिमोलिशन करना है, कानून में नुक्ता नहीं करना कि इसे हटा दिया, पेमत और ठेगड़े मत लगाओ, पैचेस मत लगाओ, एकदम पूरी तोड़ दो, दोबारा से बनाओ यार। 10 साल लग जाएंगे जीवन के, कोई चिंता नहीं है यार। हम हजारों साल से इंतजार कर रहे थे कि ये अच्छे दिन आएंगे, अगर ये दिन है तो कोई दिक्कत नहीं, 10 साल और चले जाए कोई नहीं है, लेकिन व्यवस्था में आप कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, ये नहीं हो सकता। समाप्त करो इन जिहादियों का पूरा आतंक पूरे देश से यार। वो एक अंसारी नाम का गुंडा है, वो 5 स्टार की तरह तो रह रहा है। आप इस देश में डकैती भी करें, चोरी भी करें, लूटे भी, और गुंडे जो है उसमें रहे, और फिर जब आप पकड़ा जाए तो वो मुसलमान हो जाता है, फिर वो अंसारी हो जाता है। यानी जब तक वो गुंडा रहता है तो गुंडा है, और जैसे ही पकड़ा जाए तो कौम और मिल्लत का मुजाहिद हो जाता है वो, कि भाई ये तो हमारा आदमी है, इसको तो मुसलमान की वजह से पकड़ा जा रहा है। जब वो मार रहा था लोगों को तब गुंडा नहीं था, तो उनका गुंडा भी हीरो है और हीरो भी हीरो है उनका। तो हमारे लिए तो दोनों तरफ दिक्कत है ना भाई। समाज कोई बहिष्कार करता है ऐसे गुंडों का? कोई नहीं करता। वो मर गया सड़के, सैयद शहाबुद्दीन अपने बिहार वाला, हॉस्पिटल के अंदर कोविड से, उसने एक परिवार के 3 बच्चों को ड्रम में एसिड डाल के गला दिया। आप सोच सकते हो ये तीनों बच्चों को जिंदा डाला और एसिड से भर दिया, और तीनों गल के मर गए उसमें। उसके बाप से, उसकी मां से किसी ने पूछा? लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपके देश की सड़ी हुई व्यवस्था ने, एक पार्टी ने उसको एमपी बना दिया। वो मक्कार मर गया, लेकिन भारत की पार्लियामेंट तक पहुंच गया, और मरा भी भारत के एम्स में इलाज कराते हुए। तो कौन बनेगा इस देश में महान आदमी? फिर तो चोर डकैत गुंडा ही बनना ज्यादा अच्छा है ना। वो अंसारी यहां से भाग करके वहां पंजाब में छुप गया, पंजाब से लाया जा रहा है, अभी भी रह रहा है। हजारों ऐसे गुंडे हैं इस देश के अंदर। अतीक है, अंसारी जो है वो भी मौजूद है। कौन नहीं है? एक वो मक्कार आजम खां, वो बंद है जेल के अंदर। ये किस लिए पाले जा रहे हैं भारत सरकार के टैक्स में भाई? ये बहुत महान क्रांतिकारी है। आप जरा सी चोरी में तो पकड़ लेते हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, जमानत नहीं मिलती लोगों के। जालंधर का बिशप रेप करता है तो आप उसे आधे घंटे में जमानत दे देते हो। मौलाना एक बच्ची के साथ मस्जिद में रेप करता है तो उसको गिरफ्तार नहीं करते। लेकिन किसी ने किसी के ऊपर आरोप लगा दिया तो आपने एक संत को जो है 7 साल 8 साल जेल में बंद कर रखा है। क्योंकि हिंदू हथियार नहीं उठाता, हिंदू सड़क पे दंगा नहीं करता, इसलिए व्यवस्था उससे डरती नहीं है, इसलिए सरकार उससे डरती नहीं है। इसलिए दुनिया का पुराना नियम है, शब्द में इस्तेमाल नहीं करना चाहता, नंगे से दुनिया डरती है। आप हिंदू को, एक अहिंसक हिंदू को, एक शांति प्रिय हिंदू को इस देश की व्यवस्था और इस देश की सरकारें मजबूर कर रही है वो हथियार उठाए, क्योंकि वो अपनी बहन का रेप और अपनी मां का रेप अपनी आंखों के सामने न देखे, उसको मजबूर कर रही है आप उठाए। आप कह रही है तुम हिंसक बनो। आप सोचिए कि उस औरत का मैं चेहरा देखता हूं जिसके दोनों हाथ जुड़े हुए थे, और भारत के एक बड़े राज्य जहां सांस्कृतिक रेवोल्यूशन पैदा हुआ था, जहां शिक्षा में रेवोल्यूशन आया, उस बंगाल के में उस गवर्नर के पैरों पे पड़ के वो कहती है, सरकार क्या मैं धर्म बदल लूं तो बच जाऊंगी? पैर पकड़ रही है औरत, और गवर्नर रो रहा है। किस बात का गवर्नर है यार? अरे तेरी आत्मा तुमको रात में सोने कैसे देती है यार? चंद सुविधाओं के लिए तुम्हारी आत्मा तुमको जगाती नहीं है क्या? तुमको शर्म नहीं आती अपने आप से? अपने बीवी बच्चों के सामने कैसे रहते हो कि गवर्नरी पे बैठना है? उस गवर्नरी पे बैठने के लिए तुम उस औरत के आंसू नहीं देख पा रहे हो यार? किस स्थिति में देश आ गया है? गवर्नर की कार रोक दी जा रही है, गवर्नर बयान दे रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। भाड़ में गई ऐसी व्यवस्था, आग लगा दो ऐसी व्यवस्था को यार। नपुंसक बना दिया इस पूरी व्यवस्था ने हिंदुओं को। हिंदू कुछ कहते तो ओहो कितनी तेजी से वायरल होगा, सारे लोग आ जाएंगे, सरकारें भी खड़ी हो जाएंगी। नहीं, आप कहां ले जा रहे हैं इस देश को यार? मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूं यार। ये खत्म ही नहीं हो रहा। जो आदमी अपने घर से निकलता है, नौकरी करता है, बच्चे पढ़ा, वो सुरक्षित ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कब क्या हो जाएगा। कोई पूछ रहा है किसी से? अजीब गुंडागर्दी चल रही, और लोग चलने दे रहे हैं इसको। और जुडिशरी काला पट्टा बांध के उसने तराजू में एक आदमी को खड़ा कर दिया है कि देखिए आंख पे पट्टी बंधी हुई, हमें नजर नहीं आता कुछ भी, उन्हें जलीकट्टू नजर आता है।
उन्हें दही हांडी की लंबाई नजर आती है, उन्हें सबरीमाला, अरे ये कोई विषय है तुम्हारे लिए यार? जिस संविधान की शपथ खा रहे हो उस संविधान के अंदर इतनी चीजें गड़बड़ है, उनको ठीक करना नहीं सुप्रीम कोर्ट का काम है क्या? बंगाल में क्यों नहीं हियरिंग की आपने? तो मैंने वही कह रहा हूं ना, और तो सुएमोटो बड़ी जल्दी आ जाता है, क्या कहते हैं, रात के 4 बजे कोर्ट खोल करके वो गौतम नवलखा की जो साथ में जो काम करती थी, वो किसी जज साहब की बीवी थी, 4 बजे उठ के उस जज ने गौतम नवलखा को क्या कहते हैं जमानत दे दी, क्योंकि उनकी पत्नी उसकी एनजीओ में काम करती थी। यार कमाल है इस देश के अंदर यार। 6-6 बजे 4-4 बार पिटीशन रिजेक्ट, 5 बजे आप याकूब मेनन की पिटीशन सुन रहे हैं जैसे देश का कोई महान क्रांतिकारी है। करके रहे यार हम, कौन सी जुडिशरी यार, किसकी बात पे यकीन करें? कितने गरीब आदमी को आपने वो दिया? 5-5। आप ताज्जुब देखिए, जो 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 एमपी पार्लियामेंट में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब होता है, संसद का मतलब होता है कि तुम्हें कानून बनाने के लिए एमपी बनाया है। वो एक्स लॉ मिनिस्टर, ये 4-5 है, 3-4 पार्टी के लोग, 4-5 दलाल हैं। ये जो बीजेपी में एक दलाल था वो मर गया, वो अब नहीं है। ये आपस में फिक्सिंग थी इन लोगों की, ये पार्टी आएगी तो दलाली इधर चली जाएगी, वो पार्टी आएगी तो दलाली उधर चली जाएगी। मैं बहुत ब्लंट हूं, बहुत पास से देखा मैंने 25 साल में लोगों को। वो जज के सामने जिस लॉ मिनिस्टर ने चीफ जस्टिस बनाया हो किसी को, वो उसके सामने बहस खड़ा कर रहा है। उस जज की औकात है कि कुछ कर सके? उसको पता नहीं कि मैं कहां से अपॉइंट हुआ हूं। हर आदमी अपने अपने जजेस अपॉइंट कर रखे हैं। रोहिंग्या के लिए 18 लोग, सलमान खुर्शीद, अश्वनी कुमार, ये जाकर के वहां बहस करते हैं कि इनको रोहिंग्या को रखा जाए। उस जज के सामने जिस जज को इन्होंने कल 2 कलम साइन करके बनाया, और वो सिंह भी कैसे जज बना रहा था ये भी सबको पता है कि भारत की जुडिशरी में जज कैसे बनते हैं। वो लोग खड़े होकर के, यही 5-7 लोग हैं, एक बीजेपी में थे, वही लॉ मिनिस्टर बनते थे। उन्हें लॉ मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री और आईबी मिनिस्ट्री के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं था, क्योंकि दिल्ली का एक रैकेट है। उस रैकेट को भी इन 2 लोगों ने तोड़ा है, तब जाकर के कुछ चीजें सुधरी हैं। नहीं, तमिलनाडु की कोर्ट में पेशकार भी रखना है तो अभी साहब लॉ मिनिस्टर से पूछ के रखा जाएगा। माफिया है क्या ये पूरा का पूरा? आप सोचो, कपिल सिब्बल भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अरे जो लॉ मेकर है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और सिटिंग एमपी है वो भी आ जाते हैं। यार कमाल की बात है, तुम्हें हमने चुना है लॉ बनाने के लिए, तुम यहां कोर्ट में खड़े होकर के किसी चोर को, किसी मक्कार को बचाने के लिए आए हो। अजीब अजीब विडंबना है। आप मुझे बताइए कि जितने पैसों की फीस है, क्या कोई आम आदमी दे सकता है? कोई इन मुद्दों के लिए दे सकता है? करोड़ों करोड़ों के वकील खड़े जाते हैं, क्यों खड़े किए जाते हैं? और फैसला फिर कैसे होता है? आंखों आंखों में फैसला होता है, तरफों पे कौन देख रहा है? बाकी 2-4 फैसले कर दो जिससे जुडिशरी की इज्जत बनी रहे, के साथ जुडिशरी बड़ी निष्पक्ष है। कहां है यार? कितनी लड़ाई लड़ेंगे विष्णु भाई? मुझे लगता है कि आपने इतनी देर जो बोला, और उससे मुझे जो मेरे अंदर जो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था, सेक्शन ये, सेक्शन 82, सेक्शन 83, सेक्शन 52, सेक्शन 89, उस गुस्से ने मुझे इतनी देर बोलने पे मजबूर कर दिया। मैं समझता हूं कि मैंने बुलाया आपको था, बोलना मैंने शुरू कर दिया, क्योंकि मैं भर गया बहुत। मुझे हमेशा आपसे मार्गदर्शन प्राप्त होता है, और आपके अंदर, आपसे हमेशा बात करके एक ऊर्जा आती है, एक नई दिशा मिलती है। और मुझे लगता है जितने लोग सुन भी रहे होंगे उनको भी बड़ा आज प्रेरणा मिली होगी, और एक मैसेज लेके जाएंगे कि उनको भी उठना चाहिए और कुछ देश के लिए, समाज के लिए काम प्ले करना चाहिए। एक दिन फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जब आप कभी खाली होंगे, तो कुतुब मीनार और ताजमहल पे जो आपके पास तथ्य हैं, क्योंकि आपके पास हिस्टोरिकल फैक्ट्स बहुत होते हैं, और आप बड़े अच्छे लोगों की किताबें और इवन ब्रिटिशर्स की लिखी हुई किताबों को भी रेफरेंस करते हैं। आप जब कहेंगे हफ्ते 10 दिन के अंदर, तो मैं कुतुब मीनार के बारे में और ताजमहल के बारे में, जो उसका आपकी रिसर्च है, मुकदमा अपनी जगह है, वो आपके माध्यम से, क्योंकि जब लीगल पॉइंट से जब आप बहस करते हैं तो उन तथ्यों को, आप हिस्ट्री को भी अपने फैक्ट के हिसाब से देखते हैं, किसने लिखी, कब लिखी, क्या कारण था, उस पर बात करेंगे। विष्णु भाई, कोई बात आपके मन में रह गई हो वो आप कहें, मेरी तरफ से बात पूरी हो गई है। नहीं सर, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो आज वक्फ एक्ट पे हमने चर्चा की है, ये वक्फ एक्ट और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश के 2 काले कानून हैं, और देश की संसद चाहे तो इसको एक सिंगल एक्ट से खत्म कर सकती है। जब आर्टिकल 370 खत्म हो सकता है, तो ये दोनों एक्ट तो पार्लियामेंट की क्रिएटेड हैं, इनको एक कलम से बाय 1 स्ट्रोक ऑफ पेन खत्म किया जा सकता है। इस देश की पार्लियामेंट को एनालाइज करना चाहिए कि ये एक्ट कैसे एक धर्म विशेष को प्रेरित करता है और हिंदुओं को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाता है,
और इसकी ज़रूरत है इमीडिएटली इसको रिपील करने की, इसको ख़त्म करने की। और जैसे कि मैंने बताया कि इसमें कोई पर्टिकुलर एंट्री भी नहीं है, इसकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस भी नहीं है, तो इन सारे विषयों पे लॉ मिनिस्टर को, इस देश की पार्लियामेंट को, संसद को देखना चाहिए, सोचना चाहिए, और बाकी तो आपके हवाले। थैंक यू विष्णु भाई, थैंक यू। आपको मैंने मतलब इतना बारीकी से एक एक धारा उसके बारे में बताया आपने, इसमें बड़ा दिमाग लगता है, बड़ी मेहनत लगती है, और बोलना भी मुझे कभी कभी लगता है कि पहले मैं सोचता था कि बोलना बहुत आसान काम है, लेकिन बोलने में भी आदमी बहुत थकता है और बहुत एनर्जी एग्जॉस्ट होती है। आप आए और आपने खासतौर से एक मैंने कहा कि एक ऐसा इशू जो देश के लिए और राष्ट्र के लिए खतरनाक है, ऐसे कुछ और भी मुद्दे हैं आपके पास, उस पर भी हम समय समय पे आप पे आएंगे, और मेरी कोशिश होती है कि लोग इसको सुने, समझें, और अगर कोई मन में आपके जो लोग भी सुन रहे हैं, अगर उनको फिर भी कोई पॉइंट पे कंफ्यूजन है, विष्णु शंकर जैन जी का ये पूरा वीडियो वी सपोर्ट पुष्पेन के ऊपर अवेलेबल रहेगा। उसको रोक रोक के सुने, आराम आराम से सुने, तर्कों को मजबूत करें, डिबेट में लाएं, और जो बेवकूफ लोग आपको आकर के टेलीविजन पे ज्ञान देते हैं, उनके मुंह के ऊपर विष्णु शंकर जैन के एक एक शब्द में उनका रेफरेंस है, डेट है, किस डेट में कहा मुकदमे पे कौन ऑथर था, क्या जजमेंट था, उसका नाम क्या था, किस कोर्ट में था, इतनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन का आप समाज में तथ्यों के साथ इस राष्ट्र को बचाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। हम सब तभी तक हैं जब तक ये राष्ट्र है, ये सरकारें, ये पुलिस, ये न्याय व्यवस्था उसी वक्त तक है जब तक इनकी इज्जत करने वाले लोग बहुसंख्यक हैं, उनकी मेजॉरिटी है। जहां जहां बहुसंख्यक हिंदुओं की गिनती कम हो रही है, वहां वहां हमको पता है कि सेशन कोर्ट, जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के सेशन कोर्ट के जज नीलकांत गंजू को, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर लिबरेशन का जो फाउंडर था मकबूल भट्ट, उसको एक इंस्पेक्टर अमरचंद की हत्या के सिलसिले में जब फांसी की सजा दी थी, जजमेंट सुनाया सेशन कोर्ट के जज नीलकांत गंजू, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जिसका दलाल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री निवास में गले मिलता है, यासीन मलिक, उस संगठन के लोगों ने पंडित नीलकांत गंजू को, जो जज थे, चौराहे पे भून दिया। कोई उनका ज्ञान, कोई पुलिस बचाने नहीं आई, कोई कानून काम नहीं आया, काला कोट वालों ने कोर्ट नहीं बंद किया, कोई नियम नहीं बनाया। ये नीलकांत गंजू जम्मू कश्मीर में हुआ है। अगर चीजें चली और एक इस तरीके के लोगों को, जिहादियों को इस तरीके की शय दी गई संसद से, कानून से, तो ध्यान रखिएगा हर सड़क पे एक नीलकांत गंजू मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु शंकर जैन जी, आपको और आपके पिताजी को खासतौर से। उनको मैं जब भी देखता हूं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक चलता फिरता इतिहास, और उनको देख के लगता है चलती फिरती अयोध्या, खासतौर से जो उनका रोल रहा है और जो उन्होंने फैसला उसमें कराया। और अब ये थोड़ा कोरोना ठीक हो जाए तो मैं जरूर उनसे मुलाकात करने के लिए आऊंगा, उनका पैर छूने भी आऊंगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि पता चला कि माता जी जो है मेरे वीडियो सुनती है, तो मैं उसके जरूर पैर छूंगा आकर के। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच विष्णु भाई।